रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 3। अब आगे। न्यूयॉर्क। अनामिका ने खुद को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए। तभी उसे फोन का रिंग सुनाई दी, जो पीछे बेड पर पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कॉल पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने आराम से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया और बस हम कहा। उधर से अर्जुन की सधी हुई आवाज आई, बॉस उस बॉडी को उसकी सही जगह पहुंचा दी गई है और वो रॉबर्ट विल्सन डील के लिए दुगने प्राइस की डिमांड कर रहा है। और खबर मिली है कि रॉबर्ट हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या करना है बॉस? आप कहे तो उसे उसकी सही जगह दिखा दे। अनामिका वैसी अपने शर्ट के बटन ओपन करके क्लोजेट की ओर जाते हुए कहती है। नोट दिस टाइम अर्जुन, शिकार करने का मजा तब आता है जब सामने वाला समझे कि उसने तो शिकारी को चकमा दे दिया है, पर कब वो शिकार बन जाए किसे पता। वेल, कल मीटिंग फिक्स करो। और आगे क्या करना है यू नो वेरी वेल। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने फोन को देखते हुए कहा, कुछ लोगों को अब भी लगता है कि ये बाजी उनके हिसाब से चल रही है, बट अब बाजी कब पलट जाए किसे पता। कहकर वो गुनगुनाते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आए, तभी फोन एक बार फिर से बजा। अनामिका ने देखा स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ शो कर रहा है। नंबर देख उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई है, जैसे उसे पता हो आगे क्या होने वाला है। उसने आराम से फोन उठाया और हल्के आवाज में कहा, माँ अंडरस्को। इतना सुनते ही दूसरे तरफ से सीता जी की थोड़ी नाराजगी और हल्की गुस्से भरी आवाज आए, लिड्डू कहाँ थे आप अब तक? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी। इतना बसाए है आप कि आपको अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं मिलता। खुद की तो आपको जरा से चिंता नहीं है, और मैंने आपको कितने बार कहा है देर तक काम मत किया करिए, लेकिन नहीं मजाल है जो आप मेरी बात सुन ले। अनामिका ने उन्हें बीच में रोकते हुए शांत आवाज में प्यार से के कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फोन साइलेंट पर था। सच में मैंने आपको कितने बार कहा है आप इतने देर वेट मत किया करो, सो जाया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ है। बात करते हुए वो सामने लगे ग्लास वॉल के पास में आ गई थी। सीता जी ने थोड़े चिंता से कहा, मैंने भी आपको कितने बार कहा है, जब तक आपका फोन नहीं आ जाता मुझे नींद नहीं आएगी। चिंता लगी रहती है मुझे, माँ हूँ अपकी समझी आप। और ये बताए खाना खाया आपने? अनामिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी चुप्पी देखकर सीता जी उस पर भड़कते हुए बोली, मतलब अपने खाना तक नहीं खाया है? हे भगवान क्या करूं मैं, इस लड़की का खुद का ध्यान तक रखना नहीं आता, हर समय बस बिजनेस बिजनेस चलता है इसके दिमाग में। आखिर आप इतनी लापरवाही क्यों करती हैं? माँ सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी जाकर खा लेती हूँ, आप चिंता मत करिए और आराम से सो जाए। और गुड नाइट माँ। कहकर जल्दी से उसने कॉल कट कर दिया। वो चाहे कितने भी पत्थर दिल हो, पर सीता जी के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। उनके डांटने में भी अलग ही प्यार झलकता है, लेकिन फिलहाल उसकी माँ उस पर भड़की हुई थी। अगर उसने कॉल नहीं कट किया होता तो आप उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता और आचे क्लास लगती। खैर, कॉल काटने ने बाद वो आराम से ग्लास वॉल से सामने फैले अंधेरे को देखने लगे। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसे मासूम नहीं रही थी। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और आज वो इतनी कामयाब और पावरफुल थी कि उसके सामने बड़े बड़े माफिया तक अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचते थे। इन 5 सालों में उसने अपनी बलबूते पर अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था। वो चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट आती थी उसके, बस उसके परिवार और कुछ खास लोगों के सामने, बाहर के दुनिया के लिए वो वैसी थी, हार्टलेस जिसके पास दिल नहीं है। खैर, उस सन्नाटे को चीरते हुए उसका फोन रिंग किया, जो एक प्राइवेट नंबर से था। उसने बिना देखे फोन कॉल उठाया और कहा, और सर्द आवाज में कहा, बोलो शेरा अंडरस्कोर। और सामने से शेरा, जो अनामिका के लेफ्ट हैंड था, उसने कहा, बोस काम हो गया है और राठौर कॉर्पोरेशन के अंदर के हालात फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस, उन्हें अब तक नहीं पाता कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज के सीईओ कौन है। सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया जिस कंपनी से डील करने के लिए तरसती है, उसके के सीईओ जल्द ही इंडिया आने वाले हैं, और मीडिया में ये खबर बहुत हाइप पर है। अनामिक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही तो शेरा, असली शिकार तब होता है जब शिकारी दिखाई भी ना दे। फिर थोड़ा रुककर बालकनी के ग्लास पर अपने हाथ से हल्की लाइंस बनाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अ ग्लोबल एंटरप्राइजेज एक नाम नहीं, एक मिथ है, और मिथ्स का दर्द सच्चाई से ज्यादा गहरा होता है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि अगर हमसे एक डील मिल गई तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर अब मेरे ब्लूप्रिंट में लिखा जा चुका है। शेरा ने कहा,
वो खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी एक छोटी सी एंट्री मिल जाए इस होप में। मीडिया में तो एंटरप्राइजेस का नाम रोज हेडलाइन में है। अनामिका तीखे स्वर में, नजर रखो शेरा, बस 2 दिन और फिर इंटर कहकर वो रुक गई। एक अजीब सी हंसी उसको चेहरे पर फैल गई। दूसरी तरफ शेरा के चेहरे पर पसीने की बूंद चलकने लगी। अनामिका ने आगे कहा, लेकिन पहले थोड़ा क्यूरियोसिटी फैला दो कि मैं इंडिया आने वाली हूँ। बस हिंट दो, नाम नहीं। बाकी उनका मीडिया का भूखा दिमाग अपना काम करेगा। शेरा ने कहा, समझ गया बॉस। और बिजनेस फाइलें, बोर्डरूम प्रेजेंटेशन सब रेडी है। इंडिया वाली कंपनी पूरी तरह लाइनअप और सेट है। अनामिका को स्माइल के साथ कहा, गेम शुरू होने वाला है शेरा, लेकिन याद रखना, इस बार हर मूव सिर्फ मेरी सोची हुई होगी। और राठौर, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, या तो घुटने टेक दे या मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरे तरीके से। कहकर उसने कॉल कट कर दिया और सामने फैले गहरे अंधेरे की तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, अंडस्को जल्द मुलाकात होगी। कहकर उसका और हद से ज्यादा डाक हो गया। राजस्थान, राठौर पैलेस, लिविंग हॉल में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी बात का जश्न मनाया जा रहा हो। हॉल में बहुत लोग मौजूद थे। कुछ हाई सोसाइटी के औरतें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक मोटी औरत ने कहा, मिसेस राठौर, आप सच में बड़ी लकी है कि आपकी कियारा जैसे प्यारी बेटी है, जो इतनी टैलेंटेड है और थॉटफुल भी। दूसरे औरत ने कहा, हाँ मिसेस वर्मा सच कह रही है, ये सब तो उनकी किए गई परवरिश का कमाल है। जो इतनी अमेजिंग और खूबसूरत बेटी है आपके पास, मैं दावे से कह सकती हूँ, जिस घर की वो जाएगी ये खुशहाली ही लाएगी। ऐसे ही कुछ चपलूसी भरी बातें कुछ औरतें कियारा के बारे में कर रही थी, क्योंकि उसने एक बड़ी डील राठौर कॉर्पोरेशन को दिलवाई थी, जिसके कारण राठौर परिवार को, स्पेशली राधिका राठौर और राजेंद्र राठौर को बहुत प्राउड महसूस हो रहा था। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए राजेंद्र ने बस एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें वो लोग कियारा के पहले अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके गुणगान ये औरतें बात चढ़ के कर रही थी। क्योंकि भले ही राठौर कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला यहाँ मौजूद लोग नहीं कर सकते थे। और कियारा राठौर उनके और दुनिया के हिसाब से राठौर परिवार की एकलौती बेटी थी। सो ऑफ कोर्स, अगर उसका रिश्ता यहाँ किसी से जुड़ जाए तो ये फायदे का सौदा है। तभी अचानक सभी का ध्यान सिद्धियों के बीच गया। उसी भीड़ में से किसी ने कहा कि वो देखो कियारा आ गई है, तो सब उस तरफ देखने लगे। पार्टी में कुछ बिजनेस पार्टनर मौजूद थे, जिनके साथ उनके बेटे भी आए हुए थे, और सभी राजेंद्र जी से मिल रहे थे। सभी लड़कों की नजर कियारा पर अटक गई थी। सीढ़ियों पर कियारा खड़ी थी, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत का नकाब ओढ़े, लाइट मेकअप और हल्के पर्पल कलर के गाउन में वो सुंदर लग रही थे, पर उसकी आंखों में घमंड, चालाकी और मक्कारी की चमक अगर कोई गौर से देखे तो जरूर दिखाई दे सकती थी, पर यहाँ तो सब एक जैसे ही थे। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। फिलहाल उसके दोनों तरफ उसके भाई यानी राघव राठौर और रेहान राठौर मौजूद थे, जिन्होंने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा हुआ था, जैसे वो कोई नाजुक फूल हो। नीचे सारे गेस्ट सभी कियारा को ही देख रहे थे, जिसे कियारा को अलग ही सुख को मिल रहा था। वाह, ये कितनी सुंदर लग रहे हैं। सच में, कियारा सबसे अलग है और कितनी मासूम है। उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है, और कितनी टैलेंटेड है। कियारा के कानों में भी सभी की बातें घूम रही थी, जिसमें सिर्फ उसका जिक्र था, जिसे उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में कहा, बेवकूफ लोग, मासूम और मैं, सच में। और मन ही मन हंस दी, लेकिन चेहरे अब भी वैसे ही मासूम एक्सप्रेशन थे। प्रिंसेस चले, अंडस्को, राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उसे अपनी प्यारी बहन से बहुत प्यार था। हो भी क्यों न, बचपन से ही उसे नाजू से पाला था उसने, उस पर अंधा विश्वास था उसे अंडस्को। वो दोनों भाई उसकी बहुत केयर करते थे। कियारा ने उनकी बात पर हल्के से सर हिला दिया। वो धीरे धीरे नीचे आए, और सभी उसे कंग्रेचुलेशन कहने लगे, जिसका रिप्लाई कियारा बहुत अच्छे से दे रही थे। तभी कामिनी उसके पास आए और उसे गले लगा कर कहा, कंग्रेचुलेशन मेरी प्यारी बच्ची। चलो, सबसे मिलबती हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद वो सबसे कियारा को मिलवाने लगी और सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत लोगों ने उसे अप्रोच किया। वही दूर से ये सब देख रहे राजेंद्र और राधिका दोनों कियारा की कामयाबी से खुश थे और उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था। इन गुजरे सालों में घर में किसी ने भी अनामिका का जिक्र तक नहीं किया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो दुनिया में। तभी कुछ बिजनेस पार्टनर राजेंद्र जी से कहा,
मिस्टर राठौर, क्या आपने वो न्यूज़ देखी है ग्लोबल इंटरप्राइजेस की सीईओ इंडिया आने वाली है? सुना है वो बहुत क्रूएल है। जिसे सारे लोग ग्लोबल के बारे में ही बातें करने लगे, तब तक कियारा भी वहां आ चुकी थी। उसने भी ये बात सुन ली थी। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ मिस्टर वर्मा, मैंने भी न्यूज़ सुनी है। तभी किसी ने कहा, अगर ग्लोबल के साथ राठौर कॉर्पोरेशन की डील फाइनल करे तो शो बहुत फायदा होगा। ये बात राजेंद्र ने भी सुने। उनके दिमाग में तो पहले से ही ये बातें चल रही थी। उन्होंने कियारा को देखा और कहा, प्रिंसेस, अगर आपको इस कंपनी में इंटर्नशिप भी मिल गई ना, तो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। कियारा ने मन में अलग की खिचड़ी पक रही थी। उसने कहा, जी डैड, इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। और ये सच भी था। जिस तरीके से बीते कुछ सालों में कंपनी ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, तब से वो ऊंचाइयों पर जाता जा रहा था और आज इतना आगे था कि इंडिया क्या एशिया के 9 एक कंपनी में से एक था जिसमें काम करने का सपना कियारा का भी सपना था। वो अपने ख्यालों से बाहर आए और पोलाइट टोन में कहा, डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आखिर ये मेरा भी सपना है। उसकी ये बात सुन वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने कहा, मिस्टर राठौर, आप सच में बहुत लकी है कि आपकी इतनी समझदार और टैलेंटेड बेटी है। कियारा बेटा जरूर बहुत आगे जाएगी। उसके बाद सुन राजेंद्र जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कियारा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद सभी हॉल में बैठे थे। कियारा राघव के पास बैठी है और सभी से बातें कर रही थी। तभी हॉल में दादा दादी आए और कियारा को उन सब के बीच अपनी पोती की जगह देखकर उनका खून खौल उठा। लेकिन अपने बेवकूफ बेटों और पतर के अंधे विश्वास को देखकर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था ये बेवकूफ लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो सबको इग्नोर करके जाने लगे। तभी कियारा की नजर उन पर पड़ गई। वो जल्दी से उठी और उनके पास आ गई और मासूम से चेहरा बनाकर बोली, दादाजी, दादी माँ, आप ही पार्टी में क्यों नहीं आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? कहकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, जिसे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कठोर लहजे में कहा, ए लड़की, दूर रहो हमसे। समझिए, ये जो नाटक तुम करती रहती हो ना, वो इन बेवकूफ लोगों को दिखाओ, समझी? कहकर उन्होंने कियारा का हाथ झटक दिया, जिससे कियारा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई और अपने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसके आंसू देखकर सभी को बहुत बुरा लगा। राजेंद्र ने कहा, पापा, वो तो बस आपसे पूछ रही थी, आप क्यों नहीं आए? वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उसके बाद सुन दादी जी ने अपने बेटे को गुस्से से देखा और बीच में कहा, नालायक, मुझे समझ नहीं आता, तू इतना अंधा कैसे हो गया है जो इस घटिया लड़की का नाटक नहीं देखता तुझसे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारे कोई दादा दादी नहीं है, समझी? हमारी एक ही पोती है, अनामिका राठौर। सुना तुमने? पता नहीं तू किसका गंदा खून है, जिसे ये लोग सड़क से उठाकर मेरी फूल से बची के जगह ले आए। वही अनामिका का नाम इतने दिनों बाद सुनकर सभी एक पल के लिए जम गए। ये नाम वो तो जैसे भूल ही गए थे। राजेंद्र जी और राधिका जी एक पल के लिए ठिठक गए। उसके आंखों के सामने एक 11 साल के लड़की का मासूम चेहरा घूम गया। अभी वो कुछ सोचते आगे उसके पहले ही उसे कियारा के रोने की आवाज आई। कियारा ने जब खुद के लिए गंदा खून सुना और सड़क पर से उठाए हुए तो उसका दिल जल उठा। उसे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि ये अनामिका इस घर की असली बेटी है और वो बस गोद ली हुई। उसके मन में अनामिका के लिए वक्त के साथ और भी नफरत भर गई थी। जब उसने देखा कि कैसे अनामिका का नाम सुनकर सभी अनामिका के बारे में सोचने लगे, तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया। क्यों वो लड़की हर बार उसके बीच में आ जाती है? वो घटिया लड़की यहाँ होकर भी उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। काश वो कभी आए ही न, काश वो मर जाए। उसने अपना रोना स्टॉप कर दिया, जिससे सभी लोगों का ध्यान अनामिका से हटकर कियारा पर चला गया और सबसे पहले राघव उसकी तरफ दौड़ा और उसे चुप कराने लगा। प्रिंसेस, बस करो, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कामिनी जी ने कहा। कियारा, शांत हो जाओ, रोन बंद करो। कियारा रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है। काश उस दिन मैं खाए अंडस्को में गिरकर मर जाते तो कितना अच्छा होता। उसने खाई शब्द पर बड़ी ही चलकी से जोर दिया, जिससे सबका ध्यान उस घटना की तरफ चला जाए। मैंने अनामिका की जगह ले ली है, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं भाई, डैड कहकर फुट फुट कर रोने लगी। वही उसके मुंह से खाए वाले हादसे का जिक्र सुनकर एक बार फिर सभी को वो इंसिडेंट याद आ गया। आज इसमें अनामिका ने कियारा को पहाड़ी से धक्का दे दिया था और खुद भाग गई थी, जिसे सभी के मन में फिर अनामिका के लिए नफरत भर गई। राधिका जी ने गुस्से से कहा, कोई गलती नहीं है तुम्हारे, सब गलती उस लड़की के है, उसे उसकी पनिशमेंट मिली है।
जो उसने किया। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब उस लड़की के कारण है, जो हमारी कियारा को हमेशा हट करते रहती थी, तंग करती थी। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है। प्रिंसेस अब को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। वही उन सभी की बेवकूफी और कियारा के चालबाजी देखकर दादा और दादी ने घिन से सबको एक नजर देखा और गुस्से से कहा, इन कमकलों को कुछ समझना बेकार है, जो खुद की बेटी को छोड़ इस गतिया लड़की के पीछे पागल है। और वो गुस्से से दादी जी के साथ वहां से अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर उनका सर दर्द करने लगा। वही कियारा फिर से सभी के आंखों में अपने लिए सिंपैथी और प्यार देखकर उसे सुकून मिला। उसके हिसाब से ये सब उसका था, ये उसके पेरेंट्स और भाई थे, इसलिए सारी खुशियां और प्यार वो डिजर्व करते थे, और इसलिए उसे सबकी आंखों के अनामिका के लिए घिन और नफरत साफ देख सकते थे, जिसे वो मन ही मन खुश हो गई। कुछ देर बाद रेहान और राघव उसे रूम में लेकर आए और प्यार से उसके सर सहलने लगे, जिसके कियारा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लिए और मन ही मन कहा, देखो अनामिका, आज ये सब कुछ मेरा है और हमेशा रहेगा, मैं तुम्हें कुछ भी अपना नहीं लेने दूंगी। अगर तुम कभी बीच में आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, कहकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही दूसरी तरफ अनामिका जो जेट में थे और सामने आसमानन को देख रही थी, उसने टी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे बर्बाद करता है। अंडरस्कोर। सुबह का समय। कल की घटना के बाद किसी ने ज्यादा बात नहीं की थी। फिलहाल डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। कियारा राघव और रेहान के बीच बैठी थे। सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नौकर चुपचाप अपना काम करके जा चुके थे। दादाजी और दादी जी अब वैसे भी ज्यादा इन लोगों से बात नहीं करते थे। तभी राजेंद्र ने सबको देखते हुए कहा, अब कियारा और रेहान की ये छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकलेंगे। उनकी बात सुन किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सर हिला सिया। कुछ साल पहले हुए लॉस के कारण उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया था, यहाँ के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा था। इसलिए राजेंद्र जी ने डिसाइड किया था कि वो अब अपना बिजनेस फिलहाल मुंबई वाली ब्रांच से शुरू करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर बिजनेस मुंबई में सेटअप कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पकड़ मुंबई में अच्छी खासी बन गई थी। अभी कियारा कॉलेज में थी और वीकेंड पर वो लोग यहाँ राजस्थान कुछ दिन पहले आए थे, तो अब कियारा और रेहान दोनों के वीकेंड खत्म हो गए थे। राजेंद्र ने एक नज़र अपने पिता को देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस राजेंद्र जी का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विशंभर जी यहाँ बस अपनी कुछ रीजन से आए थे, न कि किसी वीकेंड पर या इन लोगों की खुशी में शामिल होने, तो बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए पैकिंग करने। देखते ही देखते शाम भी हो गई। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर मुंबई में हर न्यूज चैनल में बस ग्लोबल एंटरप्राइजेस की मिस्टीरियस सेओ के आने की खबर पहले ही लग गई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बिजनेस इंडस्ट्री की ये क्वीन आज न्यूयॉर्क से इंडिया आ रही है। सभी लोगों की नजरें न्यूज पर थे। वही मुंबई एयरपोर्ट पर एक शानदार प्राइवेट जेट लैंड हुई। देखने वाले के नजरें उस तरफ अटक गई। देखे भी क्यों न, अमीर से अमीर लोग भी इतने लग्जरियस जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सबसे खास बात थी कि इस जेट पर लोगो था। सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए, जैसे एक गलती की गुंजाइश बाकी ना हो। तभी वहां एक के बाद एक लग्जरियस कार आकर रुकी, जिसमें बहुत सारे हटे कट्टे बॉडीगार्ड बाहर आए और लाइन से खड़े हो गए। सभी के हाथ में गन थी। वही मीडिया के भीड़ को कैप्चर करने के लिए रेडी था। अल्पविराम बड़ी, आखिर इतना अच्छा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। वही जेट का डोर ओपन हुआ और अनामिका एक अलग ही ऑरा और एरोगेंस के साथ बाहर आई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। यहाँ इस जगह ने उसे बहुत से यादों से नवाजा था। अच्छी बुरी सारी यादें जुड़ी थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सभी भावों को छुपा लिया और आगे बढ़ गई। उसने पूरे तरीके से ब्लैक शर्ट और ब्लैक हाई वेस्टेड पंथ में उसका फिगर किसी मॉडल को भी पीछे छोड़ दे, लुक हद से ज्यादा कतिलना लग रहा था। चेहरे पर लगा मास्क भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। वो उसी तरफ आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए ग्रेस के साथ नीचे उतरी और बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अर्जुन भी उसके पीछे ही था। इधर मीडिया उसकी एक झलक कैप्चर करने के लिए पागल से हो गई थी। बस एक फोटो उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी थे। लेकिन अनामिका के बॉडीगार्ड उसे एक ढाल की तरफ प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अनामिका का ऑरा भी ऐसा था
कि लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे, इसलिए ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते थे। खैर, अनामिका जैसे ही अपनी कार के नजदीक पहुंची, तभी उसके सामने एक शख्स जो वहां सभी बॉडीगार्ड से अलग था, सामने सर झुकाए रेस्पेक्टफुली टोन में कहा, वेलकम बॉस। ये शेरा था, अनामिका का राइट हैंड और सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक। मुंबई से सारी बिजनेस को यही देखता था अनामिका के एब्सेंस में। अनामिका ने हल्के से सर हिला दिया और शेरा ने कार का गेट खोला और अनामिका बैक सीट पर बैठ गई। सामने सीट पर शेरा और पैसेंजर सीट पर अर्जुन बैठा हुआ था। अनामिका ने सोफे से सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ले। बस एक शब्द कहा, घर चलो अंडस्को। उनके बात सुन शेरा ने कार आगे बढ़ा दी। वहीं दूर एक कमरे में एक शख्स बड़े गौर से टीवी पर चल रहे इस न्यूज को बेहद गौर से देख रहा था। उसका चेहरा ठीक से देख नहीं रहा था, क्योंकि पूरा कमरा में बस उस स्क्रीन की रोशनी ही चमक रही थी। उसकी सेक्स आंखों में अजीब सी चमक और गहराई थी और होठों पर मिस्टीरियस स्माइल बनी हुई थी। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी गहरे नजरें अभी भी न्यूज पर टिकी उस लाइव वीडियो में थी जहां से अनामिका भर आई हुई थी। वो बस एक तक स्क्रीन को घूरे जा रहा था, जैसे उसे इसी का इंतजार हो। अचानक उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभरी, जो मास्क के अंदर रह गई। वही कार में अर्जुन बार बार शेरा को देख रहा था, जिससे शेरा को चिढ़ मच रही थी। उसने घुरकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने अपने दांत दिखा दिए और शरारती लहजे में कहा, कैसी हो मेरे शेरू। शेरा ने दांत पिसते हुए कहा, मुंह बंद करो, नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा मैं तुम्हें, समझे। अर्जुन का मुंह बन गया। फिर भी उसने शेरा को चिढ़ते हुए कहा, क्या फायदा इतना शान जैसा होने का, तुझमें एक लड़की तो पट्टी नहीं है। मुझे देखो, लड़कियां पागल हो जाती है मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर, और एक तुम हो। शेरा का दिमाग खराब हो गया था। अर्जुन हमेशा शेरा को चिढ़ाया करता था, उसे बड़ा मजा आता था उसे चिढ़ाने में। वही शेरा उसकी बेवकूफी भरी बात सुनकर उसका सच में मन कर रहा था कि उसको यहीं से उठा के फेंक दे। अर्जुन यही नहीं रुको, उसने पहले बैक मिरर से पीछे देखा। अनामिका हेड रेस्ट से सिर टिकाए थी। उसने एक राहत की सांस ली और शेरा से कहा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने भेजा था। शेरा ने उसे इग्नोर करना कहीं समझा और कहा, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो मैं बॉस को पिछले बार वो फाइल वाली बात बता दूंगा। उसकी बात सुन अर्जुन के चेहरे दर्द से पीला पड़ गया। वो तो ये बात भूल ही गया था। कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट में अनामिका ने उसे कुछ काम दिया था, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसने डर से शेरा से हेल्प मांगी थी, जिसे शेरा ने पहले तो इनकार की, लेकिन फिर उसकी बात मान गया और उसकी हेल्प की थी, साथ ही और धमकी दे दी कि अगर उसने अब उसे फालतू का तंग किया तो वो अनामिका को सब कुछ बता देगा, उसके कांड के बारे में, जिससे अर्जुन ने उसकी बात उस समय मान ली थी। उसकी शकल देखकर शेरा को बड़ा मजा आ रहा था। अब अर्जुन बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। वही पीछे बैठे अनामिका की आंखें जरूर बंद थी, लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ था। उसने अपनी आंखें खोली और एक नजर उन दोनों को देखा, फिर विंडो के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद ही उनकी गाड़ी रायचंद मेंशन के अंदर एक के बाद एक एंटर की। वहां के सभी बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट से अपने सर झुका लिए। शेरा तुरंत बाहर आया और अनामिका की तरफ का गेट खोला, जिसे अनामिका बाहर आए और गौर से सब कुछ ऑब्जर्व करने लगी। पूरे 5 साल बाद वो यहाँ वापस आई थी। कुछ खास लम्हे उसकी आंखों के सामने गुजर गए। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। ये घर जहां उसके अपने रहते थे, जो उस पर अपनी जान चिरकते थे, जहां पर उसे परिवार के असली मायने समझ में आए, सोचते हुए उसका दिल गर्माहट से भर गया। वो धीरे कदमों से वो आगे बढ़ने लगी। तभी किसी की कड़क आवाज आई, वही रुको अंडस्को। आवाज सुनकर अनामिका ने पलट कर देखा, तो उसके दादाजी यानी दिग्विजय जी और कल्याणी जी साथ खड़े उसे देख रहे थे। अनामिका को देखकर उनकी आंखें भीग गई। बहुत मिस किया था उन्होंने अपनी एकलौती पोती को। अनामिका ने जैसे ने उन्हें देखा, वो तुरंत उनके पास पहुंच गई और झुककर उनके पैर छूने चाहे, लेकिन दादाजी ने उसे बीच में रोकते हुए थोड़े नर्म लेकिन डांटने के लहजे में कहा, हमने कितने बार कहा है आपको बेटिया पैर नहीं छूते, और आप तो लक्ष्मी है इस घर की। अनामिका भी झट से उनके गले लग गई। दादाजी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए की कहा, बहुत इंतजार करवाया है अपने हमें। अनामिका ने धीरे से कहा, दादू मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कल्याणी जी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्या हम यहाँ किसी को देख नहीं रहे हैं, कहकर वो अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अनामिका ने एक नजर उन्हें देखा, फिर दादाजी को। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया।
अनामिका ने पीछे से उन्हें गले लगाते हुए उनके गालों पर किस करते हुए बोली, अरे मेरी श्रीदेवी, आपको भला कैसे कोई भूल सकता है। वही अपनी फेवरेट कलाकार का नाम सुनकर अब जाकर उनके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने ने भी अनामिका को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार है, कहकर उन्होंने प्यार से अनामिका के फोरहेड पर किस किया। क्यूट भी मैं भी हूँ यहाँ, मुंह बनाते हुए अर्जुन आकर दादी जी के गले लग गया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ बदमाश लड़के, पहले ये बता तूने अनु का ख्याल आचे से रखा या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे तो बॉस से पूछ लो, मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनके इतने सारे काम देने पर भी। कहकर बेचारा सा मुंह बना लिया जैसे कुछ ज्यादा ही ये अत्याचार हुआ है उस मासूम पर। तभी उसे अपने ऊपर किसी की एक खतरनाक नजरें महसूस हुई। उनसे धीरे से मुड़कर देखा तो अनामिका उसे ही घूर रहे थे। उसके ऐसे नजरों को देख अर्जुन तुरंत सकपका गया और इधर उधर देखते लगा। उसकी हालत देख पीछे खड़ा शेरा को हंसी आ गई। इधर दादी जी ने उन सबको शांत करते हुए कहा, चलो पहले अनु सफर से आए है, थक गई होगी, कितना काम करते हैं मेरी बच्ची, कहकर वो उसे अंदर ले जाने लगी। अनामिका ने पूछा, माँ कहाँ है। वो तो अंदर ही होगी, वो बहुत खुश हो जाएगी अपनी प्रिंसेस को देखकर। दादी ने जैसे ही सीता जी को आवाज लगाना चाहा, अनामिका ने तुरंत उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो खुद सीता जी को सरप्राइज देना चाहते थे। अनामिका को पता था कि ये सीता जी उसे कहाँ मिलेंगी इस वक्त, इसलिए वो आराम से गार्डन की तरफ चल दी, क्योंकि सीता जी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो शाम के समय वो अपने पौधों के साथ बिताती थी। जैसा अनामिका ने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि सामने ही सीता जी पौधों को पानी दे रही थी। अनामिका के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे कदमों से सीता जी के पास पहुंच गई और उनके आंखों पर अपने हाथों से ढक दिया। सीता जी तुरंत चौंक गई, लेकिन कुछ तुरंत ही उन्होंने धीरे से थोड़े भावुक होकर हैरत भरे शब्दों में कहा, लड्डू, और वो तुरंत अनामिका का हाथ पाकर कर उसकी तरफ मुड़ गई। आखिर कैसे नहीं पहनते वो अपने जिगर के टुकड़े को। वो तो आंख बंद करके भी अपनी लाडो को पहचान सकती थी, आखिर माँ ऐसे ही तो होती है। उन्होंने तुरंत अनामिका का चेहरा अपने हाथों से छुआ, जैसे विश्वास करना चाहती हो कि वो सच में है या बस उनका भ्रम है। हल्के नम आंखों से उन्होंने तुरंत अनामिका को गले से लगा लिया। मेरी लाडू तू आ गई। अनामिका ने भी उन पर अपनी पाकर कस दे। अब जाकर उसे एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ, एक खाली पान था अब पूरा हुआ। सीता जी ने ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली और कहा, कितने दुबली पतली हो गई है आप, अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना आपने, अपना क्या हालत बना ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, उसने कहा। वही दूर खड़े सभी ये नजारा देख रहे थे और उनके होठों पर मुस्कुराहट बनी हुए थे। सीता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले जाने लगी। चौखट पर पहुंच पर अचानक उनको कुछ याद आया, तो उन्होंने अनामिका को वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। अनामिका कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद सीता जी और नैना जी दोनों वहां आई। सीता जी के हाथों में आरती की थाली दी। उन्होंने प्यार से अनामिका के आरती उतारे और नैना जी ने प्यार से उस नजर उतारा। अब अंदर आए लड्डू, सीता जी ने कहा। कुछ देर बाद सभी लिविंग हॉल में अनामिका को घेर कर बैठे थे। अशोक जी और राघव किसी काम से आउट ऑफ इंडिया थे, तो वो यहाँ थे नहीं। आरव, वेद और ईशान अभी घर पर नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि अनामिका आने वाली है, नहीं तो वो लोग अभी यही रहते। अभी कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही आरव, वेद और ईशान तीनों बाहर से अंदर आ रहे थे। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तीनों बात करते करते अंदर आए। तभी तीनों के नजर अचानक से सामने गई और तीनों की आंखें बड़ी हो गई। तीनों ने एक साथ कहा, लिटिल सीस प्रिंसेस। उनके आवाज सुनकर लिविंग रूम में सभी का ध्यान उस तरफ चला गया और तीनों के ऐसे रिएक्शन को देख उन्हें हंसी आ गई। अब सब शांति से देखने लगे, कह सकते हैं आगे के सीन का वेट करने लगे। आरव और वेद तुरंत कूदते हुए अनामिका के पास पहुंचे और एकदम से उस पर कूद गए। वही अनामिका अचानक हुए हमले से सहल नहीं पाए और तीनों साथ में नीचे जमीन पर जा गिरे। हे रे मेरी कमर, वेद ने कराट हुए कहा, क्योंकि अरब पूरा उस पर गिर गया। वही अनामिका ने लगाभाव चिढ़ते हुए कहा, भाई अब क्या मुझे मारने का इरादा है आपका। माँ देखिए, उसने सीता जी से शिकायत की। सीता जी ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, जैसे कह रही हो इन्हें तुम सह लो, ये तुम्हारे भाई हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वही अरब ने खुशी से चिकते हुए कहा, मेरी लिटिल सीस, तुम कब आए और हमें बताया क्यों नहीं। वेद ने भी हम यहाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ अरब बिल्कुल सही कह रहा है। प्रिंसेस तुम अकेले क्यों आए, हमें बुला लेती।
दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता अपनी अनामिका को देखकर। वही अनामिका उनका इतना ओवरलोड प्यार देखकर परेशान हो गई। उसने उम्मीद से ईशान को देखा जो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और कहा, अब उठो भी तुम दोनों, क्या प्रिंसेस को चोट लग जाएगी। अब जाकर दोनों होश में आए और जल्दी जल्दी उठकर बैठे और तुरंत अनामिका को भी उठाया। तभी ईशान ही दोनों को साइड हटाया और अनामिका के पास जाकर प्यार से उसे गले लग लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस कैसे हैं आप। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, उसने हल्की मुस्कान के साथ कह। वही आरव और वेद का जलन से मुंह बन गया था। ऐसे ही हंसी मजाक और थोड़ी नोक झोंक के साथ सभी ने अपना डिनर कंप्लीट किया, जिसके बाद आरव, वेद, ईशान और अनामिका अपने फेवरेट स्पॉट यानी सभी टेरेस पर बैठ गए। ये बचपन से ही उन सभी का फेवरेट स्पॉट था, जहां सब अपने लाइफ के सारी बेट एक दूसरे से डिस्कस करते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अनामिका तो उन सबकी छोटी सी जान थी, उनकी छोटी प्यारी बहन। आज भी वो लोग वही बैठे थे। तभी अरव को एक शरारत सूझी। उसने झट से अपना फोन निकला और सबको देखते हुए कहा, क्यों ना एक ग्रुप फोटो लिया जाए। उसकी आंखों में चमक देखकर सभी को समझ आ गया कि अरव जरूर कोई शरारत करने वाला था। हुआ भी ऐसा, उसने बहुत सारे ग्रुप पिक्स लिए और सीधा वो पिक्स अक्षत को भेज दिया। उसके इस हरकत पर अनामिका ने सर हिला दिया, जैसे उसे पता हो एक आगे क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ मुंबई के बड़े से स्टेडियम में काफी सारे लोग या कहे फैंस मौजूद थे। पूरा स्टेडियम बाहर से अंदर तक लोगों से भरा था। भीड़ काफी ज्यादा थी, जैसे लोग किसी के लिए पागल हो गए हो। बड़ी बड़ी लेड स्क्रीन चारों तरफ लगी थी। हर तरफ कैमरास, लाइट्स की चकाचौंध फैली हुई थी। तभी अचानक से सभी एक साथ एक ही सुर में चिल्लाने लगे, मुंबई स्टेडियम। रात का वक्त, लाखों की तादाद में लोग स्टेडियम में जमा थे। फैंस जिसमें लड़के हो या लड़कियां, सभी की तादाद बहुत थे। बाहर तो पुलिस की टीम भी थी, कहीं भगदड़ न मच जाए। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एकदम से स्टेज पर स्पॉटलाइट्स फ्लैश हुई। जहां एक शख्स खड़ा था, उस शख्स को सामने खड़े देख जैसे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गई और लगातार एडी एडी नाम की आवाजें वहां गूंज उठी। वो शख्स धीरे धीरे चलते हुए सामने की ओर आने लगा। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा गिटार था, जिसके एज पर एडी बड़ी ही खूबसूरती से लिखा हुआ था। तभी उसके हाथ गिटार पर पड़े और एक धुन सभी को सुनाई दी। पूरी भीड़ अचानक शांत हो गई थी, जैसे उसके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहे हो। तभी उस शख्स ने अपने गिटार से एक धुन बजाई, साथ ही गाने लगा डिस्को सॉन्ग, वजह तुम हो, कैसे कहूँ इश्क में तेरे, कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, गुना 2। एकदम से स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और सभी की सांसें लगभग थम गई हो। वो शख्स यानी एड था, वो द फेमस सिंगर, रॉकस्टार, इतना हैंडसम था जैसे भगवान ने खुद उसे फुर्सत से तराशा हो। घनी पाल के माथे पर बिखरे उसके मेसी ब्लैक हेयर, पतले हल्के डार्क होठ, हल्की वियर, कुल मिला के कतई जहर था बंदा। ब्लैक रीप जीन्स के हाथ, व्हाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक कस्टम मेड शूज। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के तक उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी के कायल हो गए थे, उसे निहारने में खो गए। एड ने अपना चेहरा हल्का झुकाया हुआ था और आंखें बंद थी। फिर उसने कहा, अंडरस्को, मेरे साए हैं साथ में, यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, X2। इसी के साथ उसने अपने आंखें खोली और अपनी नशीले सिल्वर आंखों से सभी की तरफ देखा और गाने लगा, है ये नशा, यह है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दें, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। उसके आवाज में अलग ही जादू था, जिसमें सभी खो गए और खुशी से झूम उठे। आखिर झूमे में क्यों न वो एडी था जिसके हर गाने सुपर हिट होते थे। उसके आवाज ही ऐसे थे जैसे रूह को छू रही हो रहा हो, मदहोश कर देने वाली एक अलग ही कशिश थी उसमें। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे लेस देन, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। इन लफ्जों को कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही जुन्नों दिख रहा था। अब एड बिल्कुल स्टेज के सामने खड़ा था और गिटार पर उसकी खूबसूरत उंगलियां जैसे नाच रही थी। सामने मौजूद लड़कियां जैसे उसके एक बार देखने भर से लगभग पागल हो गई थी। किसी के हाथ में रेड रोजेस थे तो किसी के हाथ में कुछ और। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, X2। इसी के साथ उसने अपना गाना खत्म किया।
तभी भीड़ चिल्लाने लगी, वंस मोर एडी। कुछ लड़कियां तो जोर जोर से आई लव यू बोल रही थे। कुछ ने पोस्टर्स उठाए थे, कुछ स्टेज के नीचे से सेल्फीज ले रहे थे। एड उन सबको देख बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान तो लाखों दिलों को, धड़कनों को रोकने के लिए काफी थे। कुछ लड़कियां तो वही बेहोश हो गई थी, जिन्हें उठाकर दूसरे तरफ ले जाया गया। खैर कुछ देर बाद कंसर्ट खत्म हुआ और एड बैक स्टेज पर पहुंच गया था। वो सीधे अपने वैनिटी रूम में गया, जो बहुत ही लग्जरियस था। एड ने अपनी गिटार एक तरफ रखे और एकदम से सोफे पर आकर फेल कर लेट गया। एड यानी अद्विक ओबरॉय, द यूथ सेंसेशन, रॉक स्टार जिसके पीछे लोग पागल हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह। आवाज ऐसे कि लोग पागल हैं इनके पीछे। थोड़ा स्वीट, आरोगेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हैंडसम हद से था वो, अपनी मन की करने वाला। तभी रोम का डोर खुला और उसका मैनेजर यानी नील, जो उसका दोस्त भी था, अंदर आते हुए कहा, अद्विक भाई, व्हाट ए परफॉर्मेंस डूड, क्या गाया है तूने, हमेशा की तरह अनबीटेबल, फुल ऑफ इमोशंस। बाहर भीड़ पागल हो गई है बस तुझे देखने के लिए। ये सॉन्ग तो सुपर डुपर हिट है बॉस। अद्विक अब भी उसी पोजीशन में था, जैसे ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं हो। वेल था भी ऐसा, जब भी उसका कॉन्सर्ट होता था लोग ऐसे ही पागल हो जाते थे। अनगिनत फैंस थे उसके, कितने कंपनी उसे साइन करने के लिए मरे जा रही थी। अद्विक बस अपने मन की सुनता था, उसका जो मान होता वो वही करता। गाना उसका पैशन था। नील ने कहा, भाई तू सो रहा है, आर यू सीरियस? उसने अपना माथा पकड़ लिया और धीरे से कहा, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, इसका मैनेजर बन के। कभी कभी उसे लगता था कि इतने नखरे तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं होते थे जितना ये स्नान इसे नखरे दिखता था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं इसकी बीवी कैसे झेलेगी इसके नखरे। वेल, मुझे तो अभी से ही उस पर तरस आ रहा है। तभी अद्विक ने लेजी टोन में कहा, हो गया तेरा, और क्या बोला तूने बीबी? वो अब उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए सीरियस फेस के साथ बोला, ऐसे कोई लड़की ही नहीं बनी जो अद्विक ओबरॉय के दिल पर राज कर सके। शादी तो दूर दूर के बात है, आज देखते हैं। नील ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुझे ऐसी लड़की मिले जो एकदम खदुश हो, जो तेरा जीना हराम कर दे, फिर तुझे अक्ल आएगी। अद्विक उसे इग्नोर कर उठते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए वॉशरूम में जाते हुए वैसी जैकेट उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है, इन योर ड्रीम्स, कहकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में अद्विक शॉवर के नीचे खड़ा था। उसके स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बेसेप्स, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी, बिल्कुल ग्रीक गॉड था वो। ऐसे ही लड़कियां पागल नहीं थी उसके पीछे। कोई लड़की इस हाल के देख कैसे अपना दिल न हारे उस पर। शॉवर के नीचे गिरता हुआ पानी उसके बालों से होते हुए उसके चेस्ट पर किसी मोती की तरह फिसल कर कहीं गुम हो गए थे। उसके पूरी बैक एरिया पर एक ईगल का टैटू बना हुआ था, इस तरीके से कि वो एक खतरनाक वाइब भी दे रहा था। उसने अपने बालों को हाथों से पीछे किए, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी अलग ही अट्रैक्टिव लग रही थी, जो बड़े बड़े मॉडल्स को पीछे छोड़ने के लिए काफी थे। उसने अपनी आंखें बंद किए और धीरे से फुसफुसाया, प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसी बातें अद्विक ओबरॉय के लिए नहीं बानी। उसकी आवाज बेहद धीमी लेकिन गहरी थी। दूसरी तरफ अंडस्को राजवंश महल, अनामिका का कमरा। अनामिका अपनी बालकनी के सामने फैले अंधेरे को एकटक निहार रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जिनमें कोई इमोशंस नहीं थे, बिल्कुल जैसे वो हमेशा रहते हैं, इमोशनलेस। भले ही घर वालों के सामने वो हंसते मुस्कुराती थी, लेकिन अभी के अनामिका और यूएस अनामिका में जमीन आसमान का अंतर था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा होता था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ अगर बाहर न आया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। अनामिका ने भी उन जख्मों को नासूर बना दिया था। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना ध्यान फोन की तरफ किया, जहां शेरा फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया और बस हम में जवाब दिए, एकदम सख्त और कोल्ड वॉइस में। दूसरे तरफ से शेरा ने कहा, बॉस वो लोग आज ही पहुंच चुके हैं। उसके बाद सन अनामिका के फेस पर एविल स्माइल आ गई। उन्हें बस इतना कहा, नजर रखो। शेरा ने हिचकिचाते हुए कहा, यस बॉस। उसकी हिचकिचाहट सुन अनामिका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मन में सवाल रखा, आचे बात नहीं है। शेरा की आंखें बारी हो गई। उसने एक बस फोन को देखा और मन ने कहा, इन्हें हमेशा मेरे मान ही बात कैसे पता चल जाती है। इधर अनामिका ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में वायर फिट किया है। उसके बाद सुन शेरा हड़बड़ा गया। उसकी बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक मजाक करती है। उसने बिना कोई देरी किए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा,
बोस, क्या आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ उन लोगों के सामने जाएंगी? अनामिका उसका सवाल सुन चुप रही, फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर चीज को जानने का एक सही वक्त होता है। यू नो वॉट आई मीन, वेल फोकस ऑन योर वर्क शेरा, मुझे गलतियां पसंद नहीं। कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अजीब तरीके से कहा, बिसात तो पहले ही बिछ चुकी है, बस अगले चाल का इंतजार। और फिर इतना कहते ही उसके फेस पर एक एबल स्माइल आ गई, जो आचे वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। पूर्ण विराम। राजवंश पैलेस। अनामिका ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, पूरी पसीने से भीगी हुई थी वो। उसके फ्लोर पर उसका एक पर्सनल जिम था, जिसमें सारे इक्विपमेंट थे जो प्रोफेशनल ट्रेनर के पास होते हैं। कानों में ब्लूटूथ कनेक्ट थे। वो अर्जुन से कंपनी के बारे में कुछ रिपोर्ट ले रही थी। यहाँ मुंबई में ही उसने अ ग्लोबल का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट काम का लोड थोड़ा बढ़ जरूर गया था, सो डिस्कस करना जरूरी था। अनामिका ने सीरियस टोन में कहा, ठीक है, सेव के साथ मीटिंग फिक्स करो। मेक श्योर करना कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो। अभी तक ये बात मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थे। उसका आना यानी अ का आना और उनका हेडक्वार्टर यही मुंबई शिफ्ट हो गया, जो एक ब्रेकिंग न्यूज थे। बिजनेस की दुनिया के खलबाली माची हुई थे। लोग बस कैसे भी करके इस वर्ल्ड वाइड कंपनी से जुड़ना चाहते थे। अनामिका ने कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट किया और सीधे अपने रूम में फ्रेश होने आ गई। कुछ देर में वो रेडी होकर आ गई थी। उसने एक नेवी ब्लू स्लीवलेस टॉप के साथ व्हाइट वेस्ट पैंट वेयर किए थे। बालों का मेसी बन बनाया था, हल्के से लिप ग्लॉस लगाया। बस इतने में ही वो बारी प्यारी लग रहे थे। बस कमी थी तो एक स्माइल की। वो सीधे नीचे चली गई। नीचे हॉल में आते ही उसके कदम वही ठहर गए, क्योंकि उसके ठीक सामने सोफे पर विशंभर जी और रागिनी जी यानी उसके दादा दादी बैठे थे। नैना जी किचन से आ रही थी, तभी उन्होंने अनामिका को देखा और कहा, प्रिंसेस उठ गई आप? देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। अनामिका तो बस एक टक सामने अपने दादा दादी को देख रही थी। वही नैना जी की आवाज सुन विशंभर जी ने पलटकर अनामिका को देखा और वही जम गए। यही हाल रागिनी जी का भी था। देखते ही देखते उन दोनों की आंखें नम हो गई। आखिर 5 साल बाद वो अपनी पोती को देख रहे थे इतने करीब से, उन्होंने तो उसका बचपन पहले ही मिस कर दिया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, प्रिंसेस। अनामिका भी अब तक उनके सामने आ गई थी। वो भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। आंखें हल्के लाल हो गई क्योंकि उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन आंखों से ही पता चल रहा था कि वो अपने दादू दादी को देखकर क्या फील कर रही है। विशंभर जे ने हल्के से अपने बहे फैला दी और बस अंडस्को अनामिका का सब्र जवाब दे गया। वो जल्दी से बिना देर की उनके गले लग गई। उसके आंखों के सामने एक मंजर गुजर गया, जहां वो कियारा के कैद में थी। तब एक उसके दादाजी ने ही थे जिन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। कियारा के शब्द उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब अंडस्को फ्लैशबैक। कियारा ने कसकर अनामिका के बालों को पकड़ा हुआ था और उसने दांत पिसते हुए बड़ी ही घटिया तरीके से कहा था, तेरा वो बुद्धा दादा, वो साला बुद्धा, उसे तो अपनी पोती के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। टीसीएच टीसीएच टीसीएच। लेकिन मेरी प्यारी दीदी अंडस्को फिर थोड़ा झुक कर कहा, उसका भी अच्छा इंतजाम किया है मैंने। एक के तो पैर वैसे भी कब्र में है, यानी तेरी दादी वो बुधिया अंडस्को। आह! अनामिका जोर से चीख उठी, क्योंकि कियारा ने उसका बाल पर अपनी पाकर कस दी और कहा, उसे तो मैं रोज जहर देती हूँ, क्योंकि मुझे उस बुधिया के मुंह से बार बार घटिया और मनहुष सुन के मेरे कान पक गए। दीदी, सच बोल रहे हूँ कसम से अंडस्को। और बचा तेरा बुद्धा दादा, इसे तो मैंने ऐसा जहर दिया है कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है वो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कब राम नाम सत्य हो गया, कहकर पागलों की तरह हंसने लगी। जनती हो क्यों? क्योंकि उन दोनों ने कभी मुझे अपनी पोती नहीं माना। मैंने बहुत कोशिश की अल्पविराम में, लेकिन नहीं मजाल है जो उन दोनों ने कभी मुझे प्यार से देखा हो। और तो और अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने तुझ जैसे भिखारी और बेवकूफ के नाम कर दी। कहकर बेरहमी से अनामिका के सर को सामने पड़ी टेबल पर पटक दिया, जैसे वो कोई सामान खिलौना हो उसका। फ्लैशबैक एंड। प्रिंसेस, कहाँ खो गई आप बच्चे? अचानक से अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई। वो अभी भी विशंभर जी के गले लगी हुई थी। उसके पकड़ बहुत मजबूत थे, जिसे विशंभर जी अच्छे से फील कर सकते थे। उन्हें लगा शायद उनकी प्यारी पोती भावुक हो गई है। उन्होंने ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनामिका ने अपनी आंखें वैसी खोली, अब उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क लग रही थे। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए
और धीरे से कोमल आवाज में कहा, दादू। विशंभर जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए थोड़े भावुक आवाज में कहा, कितने बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, इतनी सी थी अंडस्को। तभी रागिनी जी ने अनामिका को अपने तरफ किया, क्योंकि उनके पति तो खुद ही बस अपनी बच्चे से मिल रहे थे, उन्हें भी मिलना था अनु से। रागिनी जी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, कैसी है आप? क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या आप अब अपने बूढ़े दादा दादी को भूल गई है? क्या हम इतने बुरे हैं? कहते कहते उनका गला रुंध गया। वही हॉल में सभी पहले से ही मौजूद थे। विशंभर जी पिछले 1.5 घंटा पहले ही आए हुए थे, लेकिन अनामिका अभी तक नीचे नहीं आई थी। इसलिए वे दोनों बेसब्री से अपनी पोती का इंतजार कर रहे थे। दरअसल विशंभर जी और दिग्विजय जी ये दोनों ही क्लासमेट थे और अच्छे दोस्त भी। लेकिन बहुत सालों पहले ही उनके बीच बातें बंद हो गई थी, उतनी नहीं होती थी। लेकिन जब 5 साल पहले अनामिका राजवंश पैलेस आई थी, और जब अशोक ने अनामिका के बारे में दिग्विजय जी को बताया, तभी उन्हें पता चल गया था कि ये उनके दोस्त की पोती है। सच जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले विशंभर जी को कॉल किया। उस समय विशंभर जी ने पहले से ही अनामिका को ढूंढ रहे थे। अनामिका के बारे में तब उन्होंने सारी बातें, उसके साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ बता दिया कि उनके अपने उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से वादा लिया कि वो अनामिका का ख्याल अपनी पोती के जैसे रखेंगे। लेकिन विशंभर जी तो पहले से ही अनामिका को अपनी पोती मान चुके थे। इसलिए उन्होंने विशंभर जी को बता दी कि अशोक अनामिका को अडॉप्ट कर लेना चाहता है। जिससे विशंभर जी पहले तो चौंके, फिर उन्हें राहत और अलग ही सुकून मिला और वो थोड़े निश्चित हो गए कि उनकी पोती सही हाथों में है। उसके बाद तो अनामिका ने भी खुद ही उन्हें कॉल किया था। अनामिका ने आराम से रागिनी जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी अनु आपको भूल जाए दादी माँ? मैं आपको और दादू को कभी भूल नहीं सकती। उसके कहने का लहजा एकदम सीरियस हो गया, जो सभी को अच्छे से महसूस हुआ। उसने दोनों का हाथ पाकर कर सोफे पर बैठाया। इधर दिग्विजय जी जो सामने बैठे थे, उन्होंने जब अनामिका की बात सुनी तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जलनखोर इंसान जैसे थे, जिसे उसकी फेवरेट चीज किसी ने ले ली हो। उसने हक से अनामिका का हाथ पकड़ा और अपने तरफ बैठाते हुए थोड़ी जलान से कहा, प्रिंसेस, क्या आप भूल गई है कि मैं आपका फेवरेट दादू हूँ, न कि ये? उसकी ऐसे बातों और अनामिका को अपनी तरफ ऐसे खिंचने से विशंभर जी कर आंखें छोटी हो गई। उन्होंने कहा, वो फिर मेरी पोती है, बाद में तेरी समझा जलकुकरा कहीं का। आज भी हरकतें वैसी है, इस बूढ़े की कहकर मुंह बना लिया। और वही सब ने अपना सर पीट लिया। इस घर के सभी मर्दों को एक अलग ही लेवल की जलन होती थी अनामिका को लेकर। वो एक दूसरे से भी जलते थे और दूसरों से भी। इनके इस अनकंडीशनल प्यार के कारण अनामिका भी कभी कभी स्पीचलेस हो जाती थी। अभी भी अनामिका बस स्पीचलेस हो गई। विशंभर जी और रागिनी जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। उनकी पोती को कितना अच्छा परिवार मिला था, जहां उसके खुद के माँ बाप को वो याद तक नहीं, और कहा यहाँ दूसरे होकर भी इन लोगों ने अनामिका को इतना प्यार दिया जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्हें अलग ही खुशी हो रहे थे और थोड़ा दुखिर भी थे कि उसके घर वालों ने अपनी खुद की इकलौती बच्ची को दूसरों के लिए ठुकरा दिया। तभी सीता जी ने कहा, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है, लाडो को भी भूख लगी होगी। उसके बाद सुन सभी डिनिंग टेबल पर पहुंच गए। अशोक जी और अक्षत दोनों एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर गए थे, इसलिए वो अभी इंडिया नहीं आ सकते थे। वो आना भी चाहते थे, पर अनामिका ने ही उन्हें मना कर दिया था कि पहले वो काम कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो तो अब मुंबई में ही थी। उसकी जिद करने पर दोनों वहीं रुक गए। आरव और वेद दोनों सुबह ही अनामिका से मिलकर निकल चुके थे, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था। सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दादाजी ने कहा, प्रिंसेस आप कब वहां आएंगी? बच्चे, हम चाहते हैं आप कुछ दिन राठौर पैलेस में यानी अपने दादा दादी के घर रहे, जो आपका कर घर है। उन्होंने उम्मीद से उसे देखते हुए कहा। रागिनी जी ने भी आस भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आएंगे ना आप? वही राठौर पैलेस का नाम सुनकर सभी के भाव बदल गए। सभी को उन घटिया लोगों के बारे में अच्छे से पता था। सीता जी को एकदम से चिंता ने घेर किया। वो कैसे उन घटिया लोगों के सामने अपनी फूल से बच्चे को भेज सकती थी अकेले? वही जिसके बारे में वो लोग सोच रहे थे, वो तो खुद ही हार्टलेस थी, जो खुद में ही एक आग है, जिसे भला कौन नुकसान पहुंचा सकता था। बेल उसे नुकसान पहुंचाने की सोच भी रखने वाले अच्छे अच्छे दुनिया को अलविदा कब का कह गए थे। खैर, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनामिका जो डिसाइड करेगी सब उसके साथ थे। अनामिका ने उसके नजरों को खुद पर महसूस करते हुए कहा, मैं आऊंगी दादू, जरूर आऊंगी।
फिर धीरे से आफ्टर कुछ लोगों को उनके किए की सजा भी तो देने जरूरी है कहकर उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। लेकिन किसी के देखने के पहले ही उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए, लेकिन दिग्विजय जी के तेज नजरों ने उसके वो मुस्कुराहट देख लिए, और वो भी बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें बहुत अच्छे से पता हो कि उनकी पोती खुद ही चलता फिरता खतरा है। कुछ देर बाद विश्वभर जी और रागिनी जी खुशी खुशी राठौर पैलेस के लिए निकल गए। उन्हें अपनी पोती के आने की तैयारी भी तो करनी थे, जिसमें देरी वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था कब उनकी पोती अपने घर आए। इधर अनामिका ने सीता जी और नैना जी को गले लगाया। नैना जी से कहा, छोटी माँ मेरे लिए आप अपने हाथ के गुलाब जामुन बना कर रखना, मैंने आपके गुलाब जामुन को बहुत मिस किया है। वही उसकी डिमांड सुन नैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरी राजकुमारी जी। और सभी हंस दिए। अनामिका घर से बाहर निकल गई तो सीता जी ने आवाज देते हुए कहा, आराम से जाना लाडो। ठीक है माँ, कहकर अनामिका अपनी कार से निकल गई। वही सीता जी ने सर हिला दिया, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, तूफान है तूफान। वही दूसरी तरफ सनशाइन होटल, उस होटल के एक कमरे में एक लड़के और लड़की की गहरी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। उन दोनों के कपड़े बेतरकीबी से इधर उधर बिखरे पड़े थे। ए डू इट फास्टर, उस लड़की ने नशे से घुली आवाज में कहा। आवाज से ही पता चल रहा था कि वो इस लम्हे को कितना एंजॉय कर रही है। वो लड़का उस लड़की को अपने नीचे किए हुए उसके होठों को बेरहमी से काटे जा रहा था। दोनों पसीने से लथपथ थे। पता नहीं कितनी देर से ये सिलसिला चल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। उस लड़की ने एकदम से उस लड़के की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सिडक्टिव आवाज में कहा, बेबी यू आर सच अ मॉन्स्टर, यू नो, आई जस्ट फील लाइक आई एम इन द हेवन राइट नाउ। कहकर वो उसके होठों को चूमने लगी। देखने से ही लग रहा था कि वो पूरे नशे में डूबी हुई है, जो अभी तक उतरा नहीं था। ओ डार्लिंग, लगता है तुम में अब भी जान बाकी है, जो मुझे दोबारा उकसा रही हो। कहकर उस शख्स ने भी उसे किस करना शुरू कर दिया। और एक बार फिर उस कमरे में उस लड़की के चिखे और आहे की आवाज गूंजने लगी। और लगभग 1-2 घंटे बाद वो थक कर सो गए। अभी मुश्किल से उन्हें सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, जिससे उस लड़की की नींद हल्के खुली। उसने एक बार अपने साइड में पड़े हुए शख्स को देखा जो उसे हल्का धुंधला नजर आ रहा था, जिसे वो कल क्लब में मिली थी। उसके बाद वो लोग होटल आ गए थे। वो अभी भी नशे में धुत थी, हो भी क्यों ना, आखिर उसने ड्रग्स जो लिया था। खैर बाहर से आते इतने शोर के आवाज और लगातार दरवाजा पीटने के आवाज सुनकर वो लड़की चीड़ गई और चिल्लाए, ब्लॉडी हेल, पता नहीं कैसा स्टाफ है यहाँ का, मेरा सिर फट जाएगा इस आवाज से। आह, उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने इधर उधर देखा और अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब कपड़े नहीं मिले तो चिढ़कर उसने उस लड़के के शर्ट जमीन से उठाए और पहनकर वैसे ही लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोलते हुए कुछ कहना चाहा। लेकिन तभी क्लिक क्लिक, अचानक से बहुत सारी फ्लैशलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जिसे उसने अपने आंखों पर हाथ रख लिया। तभी उसे बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई दी, जैसे बहुत लोग उसका नाम पुकार रहे हैं या कहे तो चिल्ला रहे हो। नशे में होने के कारण उसको समझ नहीं आया हो क्या हो रहा है यहाँ। अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाया और कुछ कहने को हुए ही थी कि बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि बाहर पूरी मीडिया की टीम खड़ी थी और सभी के कैमरा की चीर देने वाली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बिना किसी पर्दे के। मिस रिया, आप इस हाल में यहाँ होटल में, वो भी अपने से उम्र के इतने बड़े आदमी के साथ क्या कर रही है अंडिस्को? मिस रिया, क्या आप सच में ड्रग्स लेती हैं अंडिस्को? आपने कितना के साथ रातें बिताई है? क्या आपको अपने पिता या अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं? क्या आपको जरा शर्म नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसे ही बहुत सारी बातें मीडिया उसे लगातार किए जा रही थी। रिया मेहरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, और सामने खड़ी मीडिया को तो बस मसाला चाहिए था, जो मिल रहा था। आखिरकार इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी का इतना बड़ा स्कैंडल जो मिला था उन्हें। रिया मेहरा, मेहरा खंडन की बेटी, और संजीत मेहरा जो मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनके बेटी जो दुनिया के सामने मासूम और अच्छा स्टेटस मेंटेन किए हुए थे, लेकिन उन्नति ही घटिया और चालक थी, वो जो दुनिया के सामने अभी फिलहाल एक्सपोज्ड खड़ी थी, जिसके हालत देखकर सभी को समझ आ गया था कि अंदर क्या हुआ है।
सभी मीडिया तुरंत रूम में आकर उस आदमी को भी घेरे में ले लिया और रिया तो मीडिया के बीच लगभग फंस चुकी थी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट, बूढ़ा आदमी, ये क्या घटिया मजाक चल रहा है? वो तो एक लड़के के साथ थी। क्या ये सब अंधे हो गए हैं? उसने लगभग चीखते हुए सबको खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है? मैं क्यों सोऊंगी किसी बूढ़े के साथ? तुम सब पागल हो गए हो। निकलो यहाँ से वरना मैं मार डालूंगी तुम सबको, निकलो, कहकर एकदम पगलों की तरह सब पर सम्मन फेंकने लगी। जिसके कारण उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इतनी घटिया हो जो सबके सामने हमें मारने की धमकी दे रही है? खुद एक बूढ़े आदमी के साथ सो रही हो, कितनी घटिया और बेशरम हो तुम। रिया का लगभग सारा नशा उतर चुका था, वो गुस्से से पागल हो रही थी। अचानक उसका ध्यान बेड पर गया, जहां सच में एक बूढ़ा आदमी था, जिसे वो अब तक अपने नशे में लड़का समझ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके साथ तो वो लड़का था। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड थी, उसे अब खुद से घिन आ रही थी। अपनी हालत की भी चिंता नहीं थी उसे। वही वो बुद्ध आदमी जो एक मोटा और भद्दा दिख रहा था। वो एक फेमस डायरेक्टर था, जिसकी फिल्म लगभग फ्लॉप होती थी। उसने चालाकी से सारा इल्जाम रिया पर डालते हुए कहा, ये लड़की ही कल रात मेरे पास आई थी, ये सारी इसकी गलती है, कहकर वो जैसे तैसे वहां से भाग गया। वही रिया बस आवक से उसे देखते रह गई। वो गुस्से से लगभग अपना आपा खोते हुए अब सबको मरने लगी। न्यूज़ लाइव थी, सभी उसकी एक एक हरकत को अच्छे से कैप्चर कर रहे थे। अचानक ही वहां पर बहुत सारे पुलिस के लोग आ गए और एक लेडी कांस्टेबल ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगी। रिया बस चिल्लाए जा रहे थे, छोड़ो मुझे, हाउ डरे यू टू टच मी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, छोड़ो मुझे यू ब्लडी इडियट। उसकी बात सुन उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। उसने धीरे से दांत पिसते हुए से कहा, मुझे गाली देती है, घटिया लड़की, तू चल थाने, वही तुझे बताती हूँ, कहकर बिना कोई रहम किए उसे खींचते हुए ले जाने लगी। पीछे रिपोर्टर भी एक एक चीज कैप्चर कर रहे थे। होटल के स्टाफ तरह तरह के बातें कर रहे थे। कितनी घटिया लड़की है, चेहरा मासूम और हरकतें कितने बहियात, अभी उम्र ही क्या है इसकी, लेकिन देखो बुद्धे के साथ रंगोलियां मना रही थी, ची। ऐसे ही बहुत सारी बातें रिया के कानों में गूंज रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। पुलिस उसको खींचते हुए अपनी जीप के पास ले गई। वही उस होटल के कुछ दूरी पर एक ब्लैक लिमिटेड एडिशन कार खड़ी थी, जिसका शीशा धीरे से नीचे हुआ और अंदर बैठी अनामिका एक तक रिया का चेहरा देख रही थी। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वही भीड़ से ठीक पीछे एक लड़का खड़ा था। ये वही था जो रिया के साथ क्लब में था। उसने अचानक से उस गाड़ी में अनामिका की तरफ देखा और हल्के से अपना सर झुका लिया। वो तुरंत उस भीड़ में गायब हो गया। अनामिका की नजरें उस पर ही थी। उसकी होठों पर एक एबल स्माइल आ गई, जो मास्क के पीछे छुप गई। अनामिका ने फिर रिया को देखते हुए कहा, tch.tch.tch। रिया मेहरा, ये तो शुरुआत है अभी से ही, ऐसे हालात, कहकर उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और उसकी आंखों के सामने कुछ पल गुजर गए। स्मरण, अनामिका अपना सर पके वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिसका मतलब साफ था, नशा उस पर हावी हो गया है। लेकिन कैसे? उसने तो बस जूस पिया था जो उसकी दोस्त रिया ने उसे दिया था। वो तो फ्रूट जूस था। अनामिका यहाँ कियारा और रिया यानी के साथ आई थी। उसकी दोस्त रिया मेहरा ने जिद करके उसे क्लब में लाया था, तो वो उसकी बात खुशी खुशी मान गई। मेरा सर इतना घूम क्यों रहा था, बस फ्रूट जूस ही तो पिया, कहते हुए वो लड़खड़ते कदमों से जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे एक रूम में धक्का दे दिया। अनामिका संभाल नहीं पाए और अचानक जमीन पर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमर में चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पाई। लेकिन फिर भी वो दरवाजे के पास गई और आवाज लगाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। वो डर कर पीछे हो गई। सामने खड़े शख्स ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या मस्त माल का इंतजाम किया है मेरे लिए, तू सच में कितने नाजुक और मुलायम है। अनामिका आवाज से ही समझ गई कि ये कोई मिडिल एज आदमी है और नशे में है। उसने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन नासा इतना हावी हो गया था कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो बाहर आए और वहां से भागने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वही एक रूम के पास वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली को उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो जैसे ही उठने को हुई तभी उसे एहसास हुआ कि वो बेड पर है, लेकिन कैसे।
इसे आगे वो कुछ सोच पाती कि तभी दरवाजा तेज आवाज से खुला और बहुत सारे रिपोर्ट अंदर आए और उसे बहुत सारे घटिया सवाल करने लगे। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने अचानक अपने बगल में देखा तो ये वही रात वाला आदमी था, उसके साथ एक बेड पर था। वो शॉक हो गई, उसने खुद को देखा जो एक शर्ट में थी। वो यहाँ मीडिया उस पर एक के बाद एक सवाल उसकी चरित्र पर उंगली उठा रहे थी। अनामिका ने चिखते हुए कहा, बंद करो, बंद करो, ये सब झूठ है। मुझ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आए और ये कौन है। अनामिका अच्छे से खुद को ऑब्जर्व किया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन इतनी देर में मीडिया ने उसकी इज्जत को बहुत आंची दुनिया के सामने उछाला था। तभी पीछे उसके फ्रेंड रिया भी खड़ी थी। अनामिका को थोड़ी उम्मीद मिली कि रिया जरूर उसकी मदद करेगी। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसका हाथ पाकर कुछ कहने को हुई कि तभी रिया ने उसे साफ धक्का दे दिया और कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम रिया मेहरा के दोस्त बनो। कितना घटिया हो तुम, पैसों के लिए बुद्धों के साथ सोती हो और नशे करती हो। छी, दूर रहो मुझसे, अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी नहीं, कहकर घिन से उसे देखने लगी। अनामिका अविश्वास से उसे देखने लगी। ये उसकी वही दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। तभी वह राजेंद्र राठौर भी आ गए। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी। वो आते ही बिना अनामिका के सुने उसे थप्पड़ मारने लगे। वही अनामिका बस एकटक रिया को देख रही थी, अल्पविराम में जो उसके हालात पर मुस्कुरा रही थी। ये देख अनामिका के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट फैल गई। बाद में कियारा ने उसे बताया था कि रिया ने ही उसे उस रूम में पहुंचाया था जिससे उसकी बदनामी हो। अनामिका ये सुनकर टूट सी गई। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। फोन की आवाज से अनामिका उन कड़वी यादों से बाहर आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क थी। उसकी आंखों में रिया की देखकर कोई भाव नहीं थे। उसने सर्द लहजे में कहा, दोस्ती सभी रिश्तों में सबसे खास होती, तो क्यों न बर्बादी की शुरुआत भी किसी खास से किया जाए। कुछ पल रुककर, ये तो बस शुरुआत है, माय डियरेस्ट सो कॉल्ड फ्रेंड रिया। कहते हुए उसके होठों पर एक एविल स्माइल आ गई है। उसने फोन की तरफ देखा जहां एक मैसेज था, काम हो गया। उसने अपने गूगल्स लगाए और सीधे वहां से चली गई। कुछ ही देर में ये न्यूज आग की तरफ फैल गई थी। रिया मेहरा का स्कैंडल लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। आखिर रिया एक फेमस चेहरा थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली थी, जिससे ये न्यूज और हाइप पर पहुंच गई थी। लोग लगातार उसे ट्रोल कर रहे थे। वही मेहरा इंडस्ट्री में संजीत मेहरा के हालात खराब हो रहे थे क्योंकि उनकी स्टॉक्स प्राइसेस लगातार मार्केट में गिरते जा रहे थे। उनकी बेवकूफ बेटी के कारण वो लगभग बर्बादी के कगार पर थे क्योंकि रिया के स्कैंडल के बाद किसी ने उनकी कंपनी के काले चिट्ठे मीडिया में लीक कर दिए थे। उन्होंने बहुत सारी इलीगल काम किए थे जो सब मीडिया में बाहर आ गए थे और उनकी कंपनी में रेड पर गई थी। हर तरफ मेहरा खंडन के बदनामी हो रहे थे। इन्वेस्टर्स के लगातार फोन पे फोन आ रहे थे। AR ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक अलीशान केबिन में टीवी स्क्रीन पर वही मेहरा इंडस्ट्री और रिया की न्यूज चल रही थी और वही अनामिका बड़े से ग्लास विंडो के पर खड़े पूरी मुंबई को देख रही थी, जो बहुत छोटे नजर आ रहे थे। उसने ब्लैक सूट पहना था और खामोशी से बाहर देख रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और शेरा अंदर आया और एक फाइल टेबल पर रखते हुए वही सीधा खड़ा हो गया और कहा, बोस काम हो गया है, जैसा आपने कहा था। हमने मेहरा इंडस्ट्री के लिए वो ऑफर भेज दिया है। शेरा ने ध्यान से अनामिका को देखा जो उसकी तरफ अपनी पीठ किए खड़ी थी। अनामिका ने अचानक कहा, आई टोल्ड यू शेरा, बातें मन में नहीं रखने चाहिए। कहकर उसने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और शेरा को देखा। शेरा ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अनामिका की आंखें बिल्कुल रेड थी और बहुत खतरनाक भी। उसने थोड़ा हिम्मत करके कहा, बॉस, कॉर्पोरेशन इतना बड़ा है कि वो लाखों कंपनी को एक्वायर करता है, तो अपने मेहरा कंपनी जैसी छोटी कंपनी को इतनी बड़ी ऑफर क्यों दिया। अनामिका अपने चेयर पर आकर बैठ गई थी। उसने सामने रखे पेपरवेट को घुमाते हुए अजीब तरीके से कहा, सवाल बहुत करने लगे हो तुम। कहकर उसने शेरा को देखा जिसे वो घबरा गया। वही अनामिका के होठ उसे कोने मुड़ गए। उसने कहा, वेल, गुड ऑब्जर्वेशन। उसने उस पेपर वेट को घुमाते हुए सामने लगी स्क्रीन पर चलते न्यूज को देखते हुए कहा, राजेंद्र राठौर की कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मेहरा इंडस्ट्री है। कभी कभी टहनियों को काटना भी जरूरी होता है। बाकी तुम इतने तो समझदार हो ही। कहकर उसने एक नजर शेरा को देखा जो शॉक में खड़ा था। शेरा जो ध्यान से अनामिका के बातों को सुन रहा था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई।
वो अविश्वास से अनामिका को देखकर मन ही मन कहा, आप सच में मास्टरमाइंड है बॉस। आपकी सोच वहां से शुरू होती है जहां लोगों की सोच खत्म होती है। इतना सोचकर ही उसे अब राठौर पर तरस आ रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा उनका। और वो वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद अनामिका जो टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी, जिसमें रिया मेहरा की न्यूज चल रही थी, उसने चेयर से सर टिकाकर एक तक देखते हुए सर्द आवाज में कहा, बर्बादी मुबारक हो डियर बेस्टी। कहकर वो हंसने लगी। उसका और हद से ज्यादा खतरनाक हो गया था। अंडस्को राठौर पैलेस, मुंबई। कल के आए न्यूज के कारण राजेंद्र जी और राघव बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि मेहरा कॉर्पोरेशन उनकी कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर था, जिसकी कंपनी रातों रात बर्बाद हो गई थी। और एक और न्यूज जो सुर्खियां बटोर रही थे, ग्लोबल ने मेहरा कॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया है, तो चीजें अब उनके हिसाब से चलेंगे और बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया है रातों रात, जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थे। इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता था, लेकिन सारे लोगों में ये चर्चा का मुद्दा बन गया था कि मिस्र तेजी से मुंबई को भी अपने कंट्रोल में ले रही है। राघव और राजेंद्र स्टडी रूम में थे और इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे थे। वो रात से ही स्टडी में थे। कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था इन चीजों में। वही बाहर लिविंग हॉल में सभी नौकर इधर से उधर दौड़ रहे थे। तभी रागिनी जी ने घर के बटलर से कहा, अरे शंभू, मैंने जो कहा था वो सारी चीजें रेडी है ना? और ऊपर का फ्लो अच्छे से साफ कर दिया है न तुमने? मैं बता रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वही दादाजी के चेहरे पर भी अलग ही रौनक थी। उन्होंने रागिनी जी को शांत कराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा सांस तो ले लीजिए आप। कब से लगी हुए है, सारी चीजें हो गई है, मैंने खुद चेक किया है। अरे कैसे शांत हो जाओ, देखिए जरा वहां वो फूलों का गुलदस्ता चेंज ही नहीं हुआ। आपको पता है न उसे गुलाब कितने पसंद है। इतना कहकर वो फिर कामों में लग गई, जिन्हें देखकर विशंभर जी ने हंसते हुए सर हिला दिया। भाभी, ये डैड और माँ को हो क्या गया है? आज से पहले इतना खुश मैंने इन्हें देखा ही नहीं। क्या कोई खास आने वाला है? लेकिन ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए इतने सारी तैयारियां हो रही है? कामिनी ने अपने बगल में खड़ी सीता जी से पूछा, जो खुद कंफ्यूज थी क्योंकि सुबह से ही उनके सास ससुर दोनों पूरे घर को सर पर उठे हुए थे। उसने जानने की भी कोशिश की थी, लेकिन विशंभर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंतजार करने बोला। उन्होंने ने वैसे भी इन सब से बात करना कब का छोड़ दिया था। सीता जी ने थोड़ी मायूसी से कहा, मुझे नहीं पता कामिनी, मैंने पूछा था माँ पिताजी से पर उन्होंने कुछ बताया नहीं ठीक से। हो सकता है उनके कोई खास आने वाले हैं। सीता जी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन दादी जी ने साफ कहा था, उन्हें मदद की जरूरत नहीं। वही सीढ़ियों के पास खड़ी कियारा को अलग ही बेचैनी हो रही थी। उसने मन में कहा, ऐसा भी कौन खास आने वाला है जिसके लिए दादी ने ऊपर फोर्थ फ्लोर साफ करवाया है, जहां वो किसी को जाने नहीं देती। ये सच था, चौथा फ्लोर बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो बस ऐसे ही उस फ्लोर पर गई थी, लेकिन वह इतनी शांति और खूबसूरत को देखकर उसने वहां रहने का डिसाइड कर लिया और इसके लिए जिद भी की थी। लेकिन उस दिन रागिनी जी ने उसे बहुत सुनाया था और वार्न भी किया था, उस फ्लो पर आगे से न जाए कोई भी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई थी वहां जाने की और परिवार के कोई भी लोग वहां नहीं जाते थे। लेकिन आज उसे फ्लो को फिर से क्लीन किया गया था। पर सवाल था, अंडस को कौन है इतना खास? कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे इंसान से भी चीड़ हो रही थी, जिसके लिए इतना कुछ किया जा रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए दांत पिसते हुए वो नीचे आ गई। उसे भी जानना था, आखिर कौन आने वाला है, उसे वो अच्छा सबक सिखाएगी। विशंभर जी 12 बार टाइम देख रहे थे और धीरे से बुदबुदाए, अभी तक आया नहीं वो? कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं नहीं, उसने कहा है अंडस को वो जरूर आएगी। अब तक राघव और राजेंद्र भी नीचे आ गए थे। उनके चेहरे पर भी कंफ्यूजन थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कियारा ने कुछ सोचा और हल्का मुस्कुराते हुए रागिनी जी से पूछा, दादी माँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके लिए इतना काम करना सही नहीं। अंडस को उसकी बात सुन सभी उसे एडमायर करने लगे कि उसे अपनी दादी माँ की कितनी चिंता है। लेकिन रागिनी जी के भाव बिगड़ गए। उसने थोड़ा रूखे अंदाज से कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे दादी मत कहा करो। वो आज ज्यादा बहस इन लोगों से फिलहाल अभी नहीं करना चाहती थे, इसलिए उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वही उनकी रुड आवाज सुनकर सभी ने कियारा की तरफ देखा, जिसके आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं, गुस्से और बेइज्जती के। लेकिन सबको लगा कि जैसे उसे रागिनी जी के बातों से बहुत बुरा लगा है।
अभी सीता जी कुछ बोलती उससे ही बाहर से गाड़ियों के रुकने के आवाज आए। दादी जी और दादाजी का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर न बयां करने वाली खुशी झलक रही थी। वो दोनों जल्दी से खड़े हुए और तेज कदमों से बाहर की तरफ आए। वही बाकी सब ये देख और भी कंफ्यूज और थोड़ा क्यूरियस हो गए कि कौन आया है, इसलिए सभी उनके पीछे गए। वही बाहर 2 लिमिटेड एडिशन के कार्स आकर रुके, जिसकी चमक ऐसी थी कि ये वहां मौजूद लोगों के आंखों में चुभ रहे थे। राजेंद्र और सीता जी की धड़कनें हल्की तेज हुई। न जाने कौन आया है। अंडस्को। हवा का रुख जैसे हल्का सा दबाव भरा हो गया, जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रहा हो। ठीक उसी वक्त ड्राइवर कार से बाहर आया और ग्रेसफुली पीछे का दरवाजा खोला और साइड होकर अपने सर सम्मानपूर्वक झुका लिया। तभी 2 खूबसूरत कदम बाहर गाड़ी के बाहर निकले और एकदम से अंदर से एक छोटी लड़की बाहर आई, ऑफ वाइट टॉप के साथ ब्लैक डेनिम जीन्स। चेहरा ऐसा ही खुद चांद धरती पर उतर आया हो, लेकिन उसकी मौजूदगी सभी को घुटन भरी लग रही थी। जितना मासूम चेहरा उतना ही खतरनाक और अंडस्को। जिस एक पल के लिए बगल में खड़ा ड्राइवर तक कांप गया। वही उसकी खूबसूरती को देखकर सब एक पल के लिए चौंक गए। राघव और राजेंद्र जी गौर से उस चेहरे को देख रहे थे जिस उनके कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। वही कियारा उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गई, क्योंकि सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती के मुकाबले वो एवरेज से भी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, जिससे उसे उस लड़की से अजीब सी जलन और नफरत हो रही थी। वही सभी ये अब जानने के लिए बेताब थे कि ये छोटी लड़की कौन है। तभी दादाजी और दादाजी जल्दी से उसके पास आए। उस लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, दादू, दादी माँ, देखिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वही विशंभर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई और आंखें नम। उसने उसे गले से लगा लिए और प्यार से कहा, प्रिंसेस, तुम कुछ ज्यादा ही शैतान हो गई हो। तभी दादी ने अनामिका को पुकारा, अनु मेरी बच्ची, कहकर उसे गले लग लिया। अनु अंडस्को, प्रिंसेस अंडस्को। सभी के ऊपर मानो बम सा फट गया। पूरा राठौर परिवार जो पीछे खड़ा था, सभी को जैसे सांप सूंघ गया हो। आंखें चौड़ी हो गई। सभी अपनी जगह पर जम गए थे। चेहरे पर अलग अलग और अजीब से भाव आ गए, दर्द, नफरत, आश्चर्य और बहुत कुछ। अंडस्को। वही कियारा के तो लगभग आंखें ही बाहर आने को हो गई थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। घबराहट, डर, नफरत, बेचैनी उसके चेहरे पर बखूबी देखे जा सकते थे। ये कैसे हो सकता है? अनामिका, उसने हकलते हुए कहा, और बगल में खड़े सभी लोगों के जहन में ये नाम जैसे एक तीर की तरह सीने में लगी हो। वही अनामिका ने जो अब तक अपनी दादी माँ से अलग हो गई थी। उसने तिरछी नजरों से पीछे खड़े लोगों को देखा, और उसके उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई, जिसने उसे बड़ी से चालाकी से छुपा लिया। तभी दादी माँ उसे अंदर लाते हुए कहा, अनु बच्चे, अंदर चलो। अनामिका ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया, लेकिन राजेंद्र और सीता बाकी सभी के नजरें उस पर टिकी हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो, पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी जी सबसे पहले अनामिका के आरती उतारी और उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई। अनामिका गौर से उस घर को देख रही थी। कुछ पुरानी दर्दनाक याद कुछ पल उसकी आंखों से गुजर गए। थप्पड़, तिरस्कार, घिन भरी नजरें, कड़वी बातें जो सीने को चिर दे, सब कुछ एक रील की तरह आंखों के सामने से गुजर गए। वही सीता जी और राजेंद्र ने ये बात नोटिस की कि अनामिका ने उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं। क्या वो उन्हें भूल गई है? क्या वो उसे दिख नहीं रहे हैं? तभी कियारा, जो अब तक सदमे में थी, उसने अपने माँ बाप भाई सभी को गौर से देखा, जो गौर से अनामिका को देख रहे थे। उसके अंदर ये देख अजीब सा गुस्सा भर गया, जैसे कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। नहीं, अनामिका, एक बार फिर से नहीं। मैं दोबारा तुम्हें मुझसे कुछ छीनने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं। अंडस्को। नफरत और घिन उसके चेहरे पर उतर आई। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन ठीक किया और मन ही मन कुछ खतरनाक सोचा, और अपने चेहरे पर आंसू और दर्द भरे एक्सप्रेशन लेकर तुरंत अनामिका के पास पहुंच गई। वही अनामिका जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी, उसे पता था कि कियारा पीछे है। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ हल्के मुड़े, और एक खतरनाक चमक उसकी आंखों में नजर आया, जो अंडस्को यकीनन कियारा के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। 1.2.3.DRAMA बिगिन। उसके इतना कहते ही कियारा ने पीछे से उसका हाथ पाकर कर थोड़े जोर से कहा, दीदी आप सच में हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा दीदी। कहाँ चली गई थी आप? बताइए, क्या आपको हमारी इतनी भी याद नहीं आई?
कहकर उसने अनामिका के हाथों पर अपनी पाकर हद से ज्यादा मजबूत की हुई थी और लगातार आंसू बहाए जा रही थी, जैसे सच में वो कितनी प्यारी छोटी बहन है, जो इस उम्मीद में थी कि कब उसकी बहन वापस आएगी। उसको इतना रोता हुआ देखकर सभी को थोड़ा बुरा लगा। तभी सभी को अनामिका की सर्द आवाज सुनाई दी, लीव माई हैंड। उसकी आवाज इतनी गहरी और सख्त थी कि एक पल के लिए सभी कांप उठे। माहौल अजीब सा तनाव भरा हो गया। कियारा तो पहली बार किसी की इतनी खतरनाक आवाज सुनी थी। उसने खुद को सहला और कश के अनामिका का हाथ पकड़ लिया। इस बार तो वो उसकी हाथों में अपने नाखून गिरने लगी ही थी कि तभी कट कट कियारा दर्द से चिल्लाए। कियारा के चीखने की आवाज सुनकर सभी एक पल के लिए सुन्न हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि अंडिस्को आखिर हुआ क्या। वही कियारा जमीन पर गिरी हुए अपने हाथ पकड़े दर्द से चिखे जा रही थी, क्योंकि अनामिका ने बिना रहम किए एक झटके से उसका हाथ मरोड़ दिया था। कियारा ट्रिपल ए प्रिंसेस चिल्लाते हुए सभी उसकी तरफ दौड़े। कियारा बच्चे क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है बच्चे। अंडिस्को राधिका जी पैनिक करते हुए बोली। वही कामिनी ने भी कहा, हाँ प्रिंसेस आप चिखी क्यों और रो क्यों रही है। लेकिन कियारा बस अपना हाथ पकड़कर रोए जा रही थी। वही राघव ने सबसे पहले कियारा को गोद में उठाया और बिना देर किए सोफे पर बैठाया। प्रिंसेस शांत बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अंडिस्को भाई है ना। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर अपनी नाजुक बहन को देखकर दर्द उमड़ आया। सभी बहुत परेशान हो गए और डर गए। लेकिन जैसे ही उसने कियारा का हाथ पकड़ना चाहा, कियारा एकदम से कांप गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मॉम, डैड, दीदी ने मेरा हाथ तोड़ दिया, डैड उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। बहुत दर्द कर रहा है, दुख रहा है मुझे, मेरा हाथ। भाई अंडिस्को कहकर जोर जोर से रोने लगी। वो अपना हाथ ही मूव नहीं कर पा रही थे। वही उसके बाद पहले तो किसी को समझ नहीं आए, लेकिन गौर से सुनने पर समझ आया कि वो अंडिस्को कह क्या रही हैं। राजेंद्र जी ने धीरे से कहा, हाथ तोड़ दिया, और सभी ने मुड़ कर गुस्से और नफरत से अनामिका को देखा, जो आराम से वही पिलर से टिककर खड़े उन लोगों का ड्रामा एंजॉय कर रही थी। वो अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाले ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल शांत, बेपरवाह, लेकिन वैसी खतरनाक। कामिनी ने नफरत से उसे देखा और गुस्से से कहा, देखा भाभी, ये मनहूस लड़की ने जैसे ही घर में कदम रखा आते ही हमारी कियारा को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनामिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। वही राघव तो बस गुस्से से अनामिका को घूरे जा रहा था, जिसने आते ही उसके प्रिंसेस को जख्मी कर दिया बिना कोई गलती के अंडिस्को। तभी अनामिका, जो अब तक चुप थी, उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, मिसेस लाउडस्पीकर क्यों फटे हुए ढोल की तरह चिल्ला रही हो, आप थोड़ा कम बोलो। फिर थोड़ा रुक कर, वो क्या है ना आपकी कोय जैसे बेसुरी आवाज से मेरे कान खराब हो जाएंगे। यू नो वॉट आई माइन। पहले अपनी नाजुक गुड़िया को सहलो, कहीं टूट न गई हो, लगता है कुछ ज्यादा ही नाजुक है। अनामिका ने बिल्कुल जहरीले तरीके से शहद मिलाकर कहा, और उसके होठों पर एक सार्कास्टिक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जैसे सामने वाले इंसान को बिना जहर दिए ही अपनी तीखी जुबान से ही जहर का स्वाद चखा रही हो। वही उसके इतनी बदतमीजी से बात करते देख अंडिस्को राजेंद्र जी ने गरजते हुए कहा, बकवास बंद करो, क्या तुम में बात करने की तमीज नहीं है। ये किस लहजे में बात कर रही हो और ये क्या घटिया टोन है तुम्हारी। वो तुमसे बड़ी है, तमीज से बात करो और माफी मांगो अभी। अच्छा, तमीज और माफी, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसी में एक मजाक था, जैसे किसी ने एक घटिया जोक मारा हो। फिर खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, और क्या कहा अपने बदतमीज। वेल, गुड ऑब्जर्वेशन। मैं तो पैदा ही बदतमीज हुई हूँ। अंडस्को इसमें पूरी गलती मेरी नहीं, मुझे पैदा करने वालों की है, क्योंकि वो खुद ही महाबदतमीज और थर्ड क्लास लोग थे। वही उसकी इतने कड़वी बातें सुनकर राजेंद्र जी को बहुत गुस्सा और सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ और वो गुस्से से कांप गए। ये लड़की उनकी बेटी, ये उन्हें घटिया और बदतमीज कह रही है क्या। ये इतनी बदतमीज कैसे हो गई है। वही कियारा ने जब सबको अपने तरफ से अनामिका पर गुस्सा करते देखा, वो बहुत खुश हुई। लेकिन जब उसने अनामिका के इतनी तीखी जुबान सुनी, तो वो भी एक पल के लिए तो अपना रोना छोड़ उसे ही अपनी फटी आंखों से देखने लाई। ये वो मासूम अनामिका बिल्कुल नहीं थी, जिसे वो बचपन से जानती थी। ये तो कुछ अलग ही बन गई है। वही कामिनी ने जब अपने लिए लाउडस्पीकर और फाटा हुआ ढोल सुना, तो उसे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। आज तक वो सबकी इंसल्ट करती फिरती थी, लेकिन पहली बार किसी ने उसे इतने गंदे तरीके से इंसल्ट की थी।
वो गुस्से से लाल हो गई थी। उसने दांत पिसते हुए कहा, तुम घटिया बेशर्म लड़की, एक तो तुमने कियारा को चोट पहुंचाया और लेडी क्रो, मैंने अभी कहा मुझे बकवास नहीं सुननी। एंड डोंट मेक टू रीप माई सेल्फ। और क्या कहा? आपकी प्यारी कियारा को चोट पहुंचाया तो? हाँ पहुंचाया, क्योंकि आपकी इस मेकअप की दुक्कन को एक बार में बात समझ ही नहीं आती। फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तो पहले से ही गिरी हुई है, और अगर थोड़ा सा गिर गई अंडस्को तो क्या फर्क पड़ता है अंडस्को ना। कियारा का खून खौल गया अपने लिए मेकअप की दुक्कन सुनकर। वो लाल आंखों से अनामिका को देखने लगी। लेकिन क्या अनामिका को फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधिका जी, जो अब तक गुस्से से उसकी बातें सुन रही थी, उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से से कहा, छोटी बहन है तुम्हारी, लेकिन तुम आज भी मेरी बच्ची को चोट पहुंचाने पर तुली हो। तुम हमेशा से बदतमीज थी, जरा भी शर्म नहीं है तुम में बड़ों से कैसे बात करते हैं। तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कहकर आगे बढ़ते हुए तुरंत अपना हाथ अनामिका को मारने के लिए उठाया ही था कि तभी अंडस्को पीछे खड़े दादा दादी की सांसें एक पल के लिए थम गई। वो कुछ कहते उससे पहले ही अनामिका ने तुरंत ही राधिका जी का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शून्य थे, एकदम भावहीन और शांत। उसके आसपास का ऑरा हद से ज्यादा खतरनाक हो गया, और आंखें जैसे आग उगल रही थी। वही राधिका जी के चेहरे पर डर के भाव उमड़ आए, क्योंकि अनामिका की ग्रिप हद से ज्यादा टाइट थी। छोड़ो मेरे हाथ, अंडस्को बदतमीज लड़की। उनके मुंह से मुश्किल से ये कुछ शब्द फूटे। वही अनामिका ने सर्द लेकिन बेहद ही गहरे आवाज में उन्हें देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू मिसेस राठौर। उनकी इतने कोल्ड आवाज सुनकर तो राधिका जी की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन सी दौड़ गई। सामने खड़ी लड़की उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। राधिका जी ने हैरानी और डर के मिली जुले भाव से अनामिका की तरफ अविश्वास से देखा। उनके जेहन में उसकी एक बात अटक गई। मिसेस राठौर। राघव और राजेंद्र जी ने जब राधिका जी को दर्द में देखा तो वो जोर से चिल्लाए, अनामिका, आवाज नीचे। मिस्टर राठौर, आवाज नीचे। मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं और मुझे अपने बातें रिपीट करने की आदत नहीं। कहकर अनामिका ने अपने लाल आंखों से उन्हें घुरा। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर और अनामिका के इतनी डरावनी आंखें देखकर एक पल के लिए सभी का दिल दहल गया। इतनी सी उम्र में कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? पता नहीं अनामिका की बातों में एक ऐसा गहरा दबाव था कि उनकी आवाज खुद ब खुद धीरे हो गई। राघव ने गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा, माँ का हाथ छोड़ो, वो तुम्हारी हमारी है, समझी? और ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम सबसे? तुम ज्ञान कुछ ज्यादा ही देते हो। तुम्हें तो कोई साधु होना चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ अपनी प्यारी बहन का चमचा बनने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी तो नहीं। और क्या कहा माँ? अनामिका ने एक घिनन भरी नजरों से उसे देखा। उसे इस इंसान से हद से ज्यादा नफरत थी। एक भाई अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस इंसान ने बिना एक पल सोचे उसे मौत के मुंह में भेज दिया। अनामिका को वैसे भी किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अपने बड़े भाई से थी। लेकिन खैर, वही अपने लिए अनामिका की आंखों में इतनी नफरत और घिनन देखकर राघव एक पल के लिए ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। तभी अनामिका ने सामने खड़ी औरत को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, कौन माँ? मेरे माँ बाप तो जब मैं 4 साल की थी तभी मर गए हैं। उसकी बात सुन राधिका जी जर रह गई। अनामिका ने झटके से उनका हाथ झटक दिया और दूर धक्का दिया, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। राधिका जी बस आवक सी उसे एक तक देख रही थी। वही राजेंद्र जी और कमीनी ने जल्दी से उन्हें संभाल लिया। कियारा भी जल्दी से राधिका जी के पास आए अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप ऐसे कैसे मॉम को धक्का दे सकती है? वो हमारी मॉम है, आप उन्हें मारा हुआ कैसा कह सकती है? माना कि आप हमसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इंसल्ट करें। वो एक बहुत ही अच्छी बेटी होने का किरदार बखूबी निभा रही थी। वही अनामिका ने उसे देखते हुए सर्द लहजे में कहा, मिस फ्रॉक बहुत बोलती हो तुम सच में, और ये आंसू की टंकी लाती कहाँ से हो? जब देखो बिना किसी रोक टोक के बहने लगते हैं। और तुम जैसे कचरे की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे सवाल करो। मेरे इतनी भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसी गंदी नाली के मेट के सवालों का जवाब दूं। फिर राधिका जी और राजेंद्र जी के तरफ देखते हुए कहा, ये घटिया औरत और ये थर्ड क्लास आदमी तुम्हारे जैसे कचरे के माँ बाप होना ज्यादा सूट करते हैं। अगर माँ बाप ऐसा होते हैं तो बच्चे अनाथ ही सही। वही इतनी कड़वी बात सुन इस बार कियारा की आंखों में सच में आंसू बहने लगे। इतनी घटिया तरीके से किसी ने आज तक उसकी इंसल्ट नहीं की थी।
वो घर में सबकी लाडली और एकलौती बेटी बनकर रही थी। बचपन से ही सभी ने उसे पंपर किया था। उससे ऊंची आवाज में बात तक आज तक किसी ने किया था। ये सब सुनना सच में उसके लिए काफी शर्मनाक था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और अपनी गुस्से भरी नजरों एक बस अनामिका को घूरे जा रही थी, जैसे नजरों से ही मार डालना चाहती हो। लेकिन उसने खुद को सहला और मन ही मन कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया अनामिका, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। कहकर वो रोती हुई राधिका जी से लिपटते हुए कहा, दीदी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है दीदी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप इस घर की असली बेटी है, मैं नहीं। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, प्लीज मेरे कारण सबसे नफरत मत कीजिए दीदी। मैं तो हूँ ही अनाथ। कहकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ा टूट पड़ा हो। अनामिका ने उसकी इतनी बेहुदा और घटिया एक्टिंग देखकर अपनी आंखें रोल की। ये बेवकूफ लड़की सच में बहुत इरिटेटिंग थी। वही राधिका जी जो अब तक अनामिका को अवाक होकर देख रही थी। जैसे ही कियारा को रोते हुए देखा, उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। आखिर वो और बाकी सब कियारा को बहुत प्यार करते थे। उसकी आंखों में आंसू तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी उन्हें। वो अब गुस्से से अनामिका को देख रही थी। अभी तक जो गिल्ट की भावना उनके मन में थी सब जैसे हवा हो गई। उन्होंने उठते हुए कियारा को सहला और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और खबरदार जो तुमने खुद को अनाथ कहा मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो समझी, और हमेशा रहोगी। हाँ प्रिंसेस भाभी सही कह रही है, तुम्हें किसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा भी घर है। प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कामिनी जी ने उसके आंसू पोंछते हुए अनामिका को घूरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अनामिका की कोल्ड आंखों पर गई, वो हड़बड़ा कर चुप हो गई। उनकी ऐसे रिएक्शन देखकर अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गई। वही कियारा तो मन ही मन खुश हो रही थी और अपनी तिरछी नजरों से उसने अनामिका को देखा। उसने ही नहीं सबने एक नजर अनामिका को देख, लेकिन जो सामने देखा उससे सब आवाक रह गए और गुस्से से अनामिका को घूरने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ अनामिका ऐसा कुछ करेगी। अंडस्को सभी ने मुड़कर अनामिका की तरफ देखा, जो आराम से सामने रखे सोफे पर बैठी अपने दोनों पैर टेबल पर रखे हुए आराम से एप्पल खाते हुआ उन लोगों को देख रही थी। और ऐसे देख रही थी जैसे कि सामने शो चल रहा हो जिसमें वो इमोशनल सीन देखकर भी आंसू ना आए। एक पल के लिए दादा दादी भी उसे ऐसे टेंशन फ्री देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वाकई उनकी पोती इनक्रेडिबल है। मतलब कोई दूसरा अगर होता तो वो कब का हॉट हो गया होता, लेकिन उनकी पोती सामने बालों का खून जलाने में जबरदस्त है। दोनों आराम से अब निश्चिंत होकर अपनी प्यारी पोती के कारनामे देखने में पूरी तरह से मसरूफ हो गया। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था इन नालायकों की बीजाटी होता देखकर, और अपने बेवकूफ परिवार पर गुस्सा भी आ रहा था। इन बेवकूफ और दिमाग से पैदल लोगों ने उनकी पोती का वेलकम खराब कर दिया था, और साथ में दया भी। ऐसे हरकतें करके वो बाद में बहुत तकलीफ से गुजरने वाले थे। लेकिन कुछ लोग गुस्से से जलकर राख हुए जा रहे थे। सामने राजेंद्र जी, सीता जी और राघव हैरत और गुस्से से अनामिका को देख रहे थे। वही कामिनी और कियारा लगभग गुस्से से अनामिका को घूरे जा रहे थे। मतलब वो लोग यहाँ अपना दुख और दर्द दिखा रहे हैं, और ये लड़की उन्हें मजाक समझकर आराम से खाते हुए उन्हें देख रही है, जैसे वो कोई उसका एंटरटेनमेंट शो हो। क्या वो लोग मजाक थे? तो जवाब है हाँ, वो लोग मजाकी थे। राघव अनामिका को इस तरह देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और लगभग अनामिका के सामने जाकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बदतमीज हो जो अपनी माँ तक को चोट पहुंचा सकती है। तुमसे लाख गुना अच्छी कियारा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो अंडस्को। अनामिका जो अभी तक उसकी बकवास सुने जा रही थी, उसने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, मिस्टर बहन के चमचे, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, शायद तुम्हारे कान खराब है। मैंने एग्जैक्ट 2 मिनट पहले कहा कि मेरी माँ मर चुकी है, तो तुम किसे चोट पहुंचने की बात कर रहे हो? और जब माँ ही नहीं है तो भाई कहाँ से आया? तुम्हारी एकलौती कचरा बहन वहां पड़ी है, देखो ध्यान से। अनामिका ने कियारा की तरफ इशारा और राघव को ऊपर से नीचे देखकर घिन भरी नजरों से देखकर कहा, और मुझसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें न तुम्हारी इतनी औकात है। उसने नफरत से उसे देखते हुए कहा, जिसे राघव गुस्से से कंपने लगा। वो ही नहीं सभी गुस्से से अनामिका को देखने लगे।
सीता जी ने उठते नफरत से उसे देखते हुए कहा, सही कहा राघव ने, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ से चली गई थी। क्यों आए यहाँ हमारी जिंदगी में जहर घोलने? जहाँ थी वही रहती। मुझे अब खुद से घिन आती है, जो अंडस्को। मैंने तुझ जैसी औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया, कहकर वो गुस्से से लगभग कांपने लगी। उन्हें नहीं पता था उन्होंने कितनी बड़ी बात अपनी खोखली नफरत में कह डाली। जो अनामिका का ट्रिगर पॉइंट थी, वही उसकी इतनी घटिया बात सुनकर रागिनी जी उसे देखते गुस्से से बोली, सीता बहू, अपने शब्दों पर लगाम दो, कहीं यही तुम्हारी बर्बादी का कारण न बन जाए। अरे अंडस्को, कैसे माँ हो तुम, जो अपनी खुद से बेटी ऐसी बातें कहते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? ची, तुम माँ के नाम पर कलंक हो। कलंक। बोलते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जो दादाजी ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और शांत किया। तभी सभी को एक सर्द और गहरी आवाज सुनाई दी। लगता है अपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, या यहाँ सभी के कान खराब है। सभी ने आवाज की तरफ देख तो खौफ से भर गए, क्योंकि इस वक्त अनामिका की आंखें हद से ज्यादा लाल थी। उसके आसपास का ऑरा भी बिल्कुल अलग हो गया था, खतरनाक और दर्वनी। अनामिका ने राधिका जी को घूरते हुए कहा, अंडस्कोर, आप किस माँ की बात कह रही है? अंडस्को, वो माँ जो अपने सगी बच्ची को छोड़कर किसी सड़क से उठाए पराए औलाद के सामने ये कहती है कि वो अनाथ है। उस माँ की बात कह रही है आप, जो अपने सगे बच्चे को सबके सामने मनहुष बोलती है, जिसके वापस आने पास उसे एक पल की भी ममता उसकी माँ से नसीब न हुई हो, या उस माँ की जो अपनी सगी औलाद के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। क्यों अंडस्को? क्योंकि उसकी गोद ली हुई बेटी रोए ना। वो माँ जो अपनी सगी औलाद के दुख में उसके आंसू तक नहीं पोंछे, बल्कि उसके दुखों का कारण बनी, अंडस्को बिना गलती के उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो बच्ची तड़पती रही बस 2 पल मीठे बोल के लिए, लेकिन अपनी माँ, बाप, भाई के प्यार के लिए तड़पती रही, तरसती रही, लेकिन उसका सो कॉल्ड घटिया परिवार एक बच्ची को बस सजा देते रहा और किसी कचरे की तरह ठुकरा दिया। ये परिवार, और ये अपने आप को माँ कहने वाली औरत, जिसने कभी ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि उसकी इकलौती बेटी इतने सालों कहाँ है, किस हाल में है, मर गई या जिंदा है अंडस्को। और आज सभी ये जताने पर तुले हैं कि मैं उन्हें आदर दूं, पूजा करूं, सम्मान दूं उनको अंडस्को। हाँ। बोलते हुए उसने टेबल पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो शीशे का बना टेबल चकनाचूर हो गया। अनामिका गुस्से से कांप रही थी, जिससे सामने खड़े खड़े सभी थर-थर कांप गए। उसके ऐसे रूप को देखकर किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अनामिका ने लगभग गरजते हुए कहा, अगर माँ ऐसे होती है तो अच्छा था, मैं अनाथ ही ठीक थी। अगर परिवार ऐसा घटिया होता है तो भगवान सबको अनाथ ही बनाए। उसने पास रख वाज एकदम से जैमन पर पटक दिया और सबको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, और खबरदार जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की तो मेरा तुम जैसे दोगले लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जो 2 चेहरे लेकर घूमते तो। और याद रहे ये मेरे दादा दादी का घर है, तुम्हारा नहीं। और मैं यहाँ सिर्फ अपने दादा दादी से मिलने आए ही, न कि कोई बेहुदा बेमतलब का रिश्ता जोड़ने। उसने एक नजर उन सभी घटिया लोगों पर डाली। फिलहाल उसका बस चलता तो अभी के अभी इन सभी को मौत के घाट उतार देती, लेकिन इतनी आसान मौत ये डिजर्व नहीं करते, न ही वो देने वाली थी। खैर, उसने अपने दादा दादी को देखा जो नाम आंखों से उन्हें देख रहे थे। उसने अपनी पलकें झपका दी। फिर उसने एक नजर सब पर, अपनी गहरी नजर जिससे सभी कांप गए, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अनामिका की आंखों में देखने की। और वही अनामिका गुस्से से सीधे ऊपर की तरफ जाने लगी। सीता जी, राजेंद्र जी, राघव, कामिनी सभी उसे खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। कियारा तो एक तरफ डूबकी हुई खड़ी थी, वो तो खरे खरे अब भी कांप रही थी। तभी सीढ़ियां चढ़ते हुए अनामिका अचानक रुकी और बिना पलते ही कहा, और याद रहे, मुझे अपने सामने ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं, इसलिए अगली बार अपनी आवाज नीचे करके बात करना, वरना। इतना कह करे वो चुप हो गई। वही उसकी बातों में छुपी वार्निंग किसी से छुपी नहीं थी, सीधा मतलब था अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कहकर वो सीधा 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गई, और अचानक ही उसकी चेहरे के भाव बदले और उसके फेस पर एक रहस्यमय और तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था ये सब उसने जानबूझकर किया और आगे अब बहुत कुछ होने वाला था। टू बी कंटिन्यूड अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यूड।